वो तो गाने सुन के सीख जाओगे थोड़ा बहुत, जैसे कि वो तनु वेट्स में नहीं कहा सी तो सी वही तो है, सीख जाओगे, मीठा लैंग्वेज है। पर मुझे मराठी सीखना है, एकदम हिंदी से मिलता जुलता है तो फट से सीख जाओगे। पर देखते हैं, चलो देखेंगे आगे वो जब टाइम मिलेगा। फिलहाल शुरू करते हैं गाइस, उर्दू भी सीखना है, हाँ क्यों नहीं, तभी तो शायरी वारी कपड़े समझ पाएंगे नहीं। ओके, एक चीज जो आप नोट करोगे ना गाइस, पहले तो एजेंडा ये है, आप देख लो, ठीक है, क्या ही बताऊं मैं आपको, अभी हम लोग दो एक क्लास डेढ़ क्लास पीछे चल रहे हैं, पर वो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वो आराम से मेकअप हो जाएगा। एक चीज गाइस जो छूट गया ना, सुनो सुनो शिवान सुनना, टुडे समर सॉल्स्टिस, ओ यस, ग्रुप चैट ऑफ कर दीजिए, ऑफ नहीं है, क्या होना चाहिए, अनिकेत हमको सिखा दो यार, मेरे को मराठी सीखने का। ओके, एक चीज जो छूट गया ना कल, तो इसको यहाँ पे लिख लो जीरो में, कल तो नहीं, बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट अपना छूटा हुआ है, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द आइलैंड रूल, या इसको हम ये भी कहते हैं, आपका आई एम नॉट श्योर आपकी किताब में है या नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज द आइलैंड रूल, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉस्टर्स रूल। ओके, तो ये हम देखेंगे सबसे पहले, आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया, मैं करूंगा गाइस, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो बस, मैं संडे शाम तक ना सारों का पेंडिंग मैं कर दूंगा, ठीक है, वीकडे पे बहुत एकदम चलता है अपना, ठीक है, चलो लेट्स डू दैट, पहले वो करेंगे आइलैंड रूल या फॉस्टर्स रूल, उसके बाद जो कल का डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। ये अपने नोट्स में लिखो प्लीज, बिकॉज क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इस पे, लेट्स लुक एट इट, सिंपल शब्दों में समझते हैं, फॉस्टर्स रूल या इसको आल्सो नोन एज आइलैंड रूल, ठीक है, ध्यान देंगे गाइस प्लीज, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आज टाइम स्पेंड किया आपके साथ क्लास करने के लिए, मैं आज पार्टी छोड़ के आया हूं, क्योंकि मेरे को आपको अभी आई कांट बी गिविंग दिस, तबियत खराब है, वो एक दिन होता है वो, चलो समझो, कितने लोगों ने एनाकोंडा देखा इधर, इन सीटों का पार्ट नहीं है ये, इसको आप अलग से एक नोट पे लिखिए, मुझे बताओ कितने लोगों ने एनाकोंडा देखा है, देखा तो होगा, करेक्ट, ठीक है, अब एक बात बताओ, कभी नोटिस किया है आपने, फॉर एग्जांपल गैलापागोस आइलैंड का अगर आपने देखा होगा, डार्विन से जो रिलेटेड था, वहां के जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, वो थोड़े बड़े हैं साइज में, हाँ, या इवन आपने अगर देखा एनाकोंडा फिल्म का, जो साइंटिफिकली करेक्ट है, बाकी उस फिल्म में बहुत कुछ गलत होगा, पर साइंटिफिकली करेक्ट है कि लोग रॉक और उसका जो छोटा रॉक है, जो उसका नाम है केविन हार्ट, हाँ, ये लोग जाते हैं कोई आइलैंड पे और वहां पे एक बड़ा सा स्नेक मिलता है, बर्ड्स बड़े बड़े मिलते हैं, ये क्या सच से बहुत दूर है या सच में ऐसा होता होगा? नेहा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ये हम एक कॉन्सेप्ट था जो आपका पेंडिंग रह गया, वो कर रहे हैं, देखा है शिवम, मैं आपका सवाल पढ़ नहीं पाया, वो भाग गया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डाल दो, मैं आपको मंडे तक सब कुछ सेट कर दूंगा, ठीक है, या फिर एक यूपीएससी का भी सवाल आया था, ठीक है, यूपीएससी का सवाल चलो मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स लुक एट इट, मैंने आपको शायद दिखाया भी था वो सवाल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वेट, यूपीएससी पीवाईक्यू बनाना, लो भाई, जो लोग नए वाले हैं वो लोग, आप लोग जो लोग पढ़े होंगे पहले अटेंड किए होंगे उनको तो पता होगा, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट्स हैव, थैंक यू, डिस्कवर्ड a new and distinct species of banana plant which attains a height of 11 मीटर, हां, ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प, इन which part of India has it been discovered? थोड़ा वही लॉजिक लगाओ तो, अगर आपके सांप बिच्छू और ये सब जो टॉर्टोइज वॉर्टोइज है वो बड़े हो रहे हैं आपके आइलैंड पे, तो किधर मिलना चाहिए? समझ रहे हो, हमने शायद दिखाया था आपको, करेक्ट, बस का वीडियो है, ठीक है, गुड, तो आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट वही है कि आपके आइलैंड पे ना कुछ स्पीशीज बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ स्पीशीज बहुत छोटे हो जाते हैं, रिलेटिवली, हाँ मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि आपके कुछ एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स बड़े होंगे पर कुछ मैमल्स जो होंगे छोटे होंगे, ठीक है, तो ऐसा क्यों है वो समझना जरूरी है, तो वो एक्सप्लेन करता है फॉस्टर्स रूल, इसको कहते हैं आइलैंड रूल। ये बस ही कौन था, ये एक कॉमेडियन है, ठीक है, कॉमेडियन, व्हाई विल डिस्कस, अब देखो व्हाई इज इट कैसा हो रहा है, पहले आप ये समझो, एक चीज देखो, ब्रीफ एग्जांपल में समझा रहा हूं, वैसे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, कल वो आप बेटर समझोगे उससे, ठीक है, पर ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया कि डोडो को ये लोग फिर से डी एक्सटिंक्ट करने वाले, ठीक है, डी एक्सटिंक्ट करेंगे डोडो को, कितने लोगों ने फॉलो किया था ये न्यूज, फॉलो किया था कि डोडो को डी एक्सटिंक्ट करेंगे, ठीक है, अगर नहीं किया था डोंट वरी, मैं आपके लिए तैयार करके लाया पूरा चीज, पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, डोडो पहले आपको सोचना चाहिए एक्सटिंक्ट हुआ क्यों, आपको क्या पता है कि डोडो इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है, और ये पाया जाता है मॉरिशस में, पाया जाता था, और अब ये ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो चुका है, तभी तो इसको वापस, हाँ, द डोडो रिटर्न्स, कम बैक ऑफ द डोडो होगा, ठीक, तो पहले आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये एक्सटिंक्ट हुआ क्यों, तो देखो कैसे एवोल्यूशन काम करता है, मॉरिशस अगर मान लो ये आइलैंड है हमारा, यहाँ पे डोडो था और बाकी जो भी रहे होंगे नॉट इंपॉर्टेंट, पर एक चीज जो मॉरिशस में एब्सेंट था वो था यहाँ पे डोडो के लिए कोई प्रेडेटर नहीं था, मतलब उसको कोई मारने वाला नहीं था, समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ प्रेडेटर। अब सोचो कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, नेचर ने एज एवोल्यूशन प्रोग्रेस्ड उसको वो चीज ही नहीं दिया, वो एबिलिटी नहीं दिया कि तुम उड़ पाओ, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी भाई, भागना ही नहीं था किसी से, समझ रहे हो, सो व्हाट डज दैट टेल यू, दैट एक आइलैंड पे आपका जो एक एवोल्यूशन का साइकिल है वो अलग होता है, थोड़ा हटके होता है फ्रॉम से नॉर्मल मेनलैंड, मेनलैंड में क्या होगा, एक बर्ड होगा उसको खाने के लिए कुत्ता भी भाग रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, क्या होगा, ऑब्वियसली नेचर उसको वो एक एबिलिटी देगा कि जा भाई अपना तू बचा, जैसे कर सकते हो करो, वो एबिलिटी तो देगा, पर आइलैंड पे नहीं देता है। अब देखो एक चीज था क्या कि इसके पास नो प्रेडेटर तो नो विंग्स, चलो भाई मतलब क्या हो गया, वल्नरेबल ज्यादा था ये एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ 1598 में आ गए डच, चलो अभी तक मामला बिगड़ा नहीं है, सुनो अभी उसके बाद लिखोगे, शिवम कुमार नोट्स मेसी हो जाते हैं, ये शिवम ये बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिखो तो सही, सेक्रेट ग्रोव्स और उसके बीच में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ोगे तो सारा कुछ ना, तो अब देखो 1598 में आए डच, मतलब ह्यूमंस आए और साथ में लाए अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स सच एज रैट्स, डॉग्स, एटसेट्रा। अब क्या हुआ यहाँ पे भाई हमारा डोडो जो उड़ नहीं सकता है, और दूसरा चीज आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने बताया डर के आगे जीत है, डोडो के लिए डर के आगे एक्सटिंक्शन था, उसको डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, क्योंकि कभी डरना ही नहीं पड़ा आज तक, अचानक आ गए ह्यूमन बीइंग साथ में लाए ये सारे एनिमल्स, तो वो डोडो चल के आता था, गो बैक टू पबजी अगेन, सामने से नहीं होता बॉट ऐसा दौड़ते आता है तुम्हारी तरफ तुमको मारने को तुम्हारे सामने से प्रस्तुत हो जाता है, तुम उसको मार देते, वही हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, काहे का कंपटीशन, फूड रिसोर्सेज का, क्यों, क्योंकि रैट्स आ गए, डॉग्स आ गए, आपका एरिया लिमिटेड है, फूड सप्लाई लिमिटेड है, डोडो को पहले एक छत्र राज था अब नहीं, इसके चलते हो गया डोडो एक्सटिंक्ट। तो आप समझो आइलैंड का कॉन्सेप्ट, आइलैंड का एवोल्यूशन प्रोसेस थोड़ा हटके होता है, और इसमें साइज ऑफ द स्पीशीज थोड़ा सा मैटर कर जाता है, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग इट, प्लीज राइट दिस डाउन, इसको नोट कर लो ताकि आपको आइडिया तो रहेगा, नोट दिस डाउन वेरी क्विकली, उसके बाद मैं आपको फॉस्टर्स रूल लिखाता हूं, लिखो इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखिए,
कि डोडो के लिए प्रेडेटर नहीं था, इसलिए नो विंग्स। इसको एसेंशियली कहेंगे हम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, इस शब्द को हम कहेंगे क्योंकि ये नहीं था तो इसलिए द डोडो लैक्ड एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। देखो ऐसे लिखिए इसको, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम वो सेकंड ग्रोथ वगैरह सब कुछ कर डालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? कंपटीशन मतलब क्या होता है? अरे आप लोग यार, एक सीट है और 10 कैंडिडेट्स हैं, कंपटीशन है, सेम चीज। अब पहले डोडो था, एक सीट एक कैंडिडेट, अचानक नए नए कैंडिडेट आ गए, रैट, डॉग, जो सारे इन्वेसिव स्पीशीज आ गए। तो अब फूड सोर्स के लिए 10 लोग थे, पहले एक था, उसमें से डोडो वाज द वीकेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, यहाँ पे वो वीकेस्ट था, ना उड़ सकता था, डर का कॉन्सेप्ट नहीं था, सामने से मरने को आ जाता था, इसलिए डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, अगर आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, डोडो के डी एक्सटिंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है निकोबार पिजन। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पे करके लिख लो, नीचे में नोट करके ऐसा लिखिए, फॉर डी एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो। ठीक है, आपके दो बर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका निकोबार पिजन, यहां पे लिखो ऐसे, देखिए दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द डोडो डी एक्सटिंक्शन। हाउ विल दे डी एक्सटिंक्ट डोडो? विशाल आपका सवाल तो सही है, तो जैसे यहाँ पे देखो, विशाल का सवाल बहुत पर्टिनेंट है कि अब चलो हमने कैसे एक्सटिंक्ट हुआ वो तो हम समझे, अब डी एक्सटिंक्शन का बात करते हैं। चलिए उसके बाद वी विल कंटिन्यू, इंटरेस्ट लेके लिख लो इसको, लिख लो। सर निकोबार पिजन उड़ नहीं सकते? उड़ सकते हैं। कितना पढ़ा दिया प्रद्युम्न? थोड़ा हो गया, 5 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, 5-7 मिनट। दौड़ सकता था, भावना आप जानते हो डोडो का बीक बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बीक बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप देखोगे ना तो बस उसका स्ट्रॉन्ग बीक था। अभी आप सोचो डच आए, थोड़ी ना कि वो बर्ड अगर दौड़ के भी अगर आपको बीक से काटने आएगा तो आप काफी इजीली मार सकते हो उसको, करेक्ट? तो ऐसा कोई उसको एक पर्टिकुलर एबिलिटी नहीं था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, करेक्ट? उड़ भी नहीं सकता था, तो इजीली वो प्रे हो गया, इट जस्ट द नंबर्स वेंट डाउन वेरी फास्ट। अब देखो डी एक्सटिंक्शन कैसे होगा, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट से जेनेटिक्स, हमने थोड़ा बहुत देखा था अबाउट जेनेटिक्स, सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कि हाउ विल द डी एक्सटिंक्शन हैपन। शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में ऐसे घुसने की जरूरत है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया डोडो के लिए इन्होंने दो बर्ड्स का रिक्वायर्ड है, एक है निकोबार पिजन और एक है जो अपना सॉलिटेयर बर्ड है। और ये दोनों बर्ड क्यों चूज किए गए हैं यहां पे लिख लीजिए, कजन्स ऑफ डोडो है ये। ओके, नाउ व्हाट हैव साइंटिस्ट्स डन? इन्होंने सबसे पहले जाके डोडो का जेनेटिक सीक्वेंसिंग निकाला, ठीक है, उसके ऑब्वियसली रिमेन्स जो भी मिला होगा, फॉसिल वॉसिल जो भी मिला होगा, हाँ, उनका जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया। उसके बाद सॉलिटेयर बर्ड, ये भी एक्सटिंक्ट है बाय द वे, इसका भी जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया। ओके, एंड निकोबार पिजन जो अभी नियर थ्रेटेंड है, उसका भी जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया। ऐसा समझो, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं भुवन हूं, ठीक है, और मेरा भाई फॉर एग्जांपल बी डैश, मेरी बहन बी डबल डैश, और मेरा दूसरा भाई बी ट्रिपल डैश, ठीक है, ये भुवन को बनाना चाह रहे हैं, मेरे सारे ट्रेड्स इनसे लेके। आप कुछ समझो गाइस, मैं आपको बताता हूं, अतुल विल कम टू दैट, पहले फोकस करो ना जो कांसेप्ट है, क्योंकि सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। चैट पे ध्यान मत दीजिए, चैट अगर बहुत जरूरी हो तभी लिखो। पहले समझो कि अगर आपको भुवन बनाना है और मैं अपने 3 भाई बहन यहां खड़ा कर दूं, अब आप मुझे बताओ क्या आप भुवन बना लोगे? चलो चेहरा मोहरा बना लोगे, मैनरिज्म्स बना लोगे, मेरे बोलने का तरीका बना लोगे, मेरे जो क्वर्क्स हैं, मेरे जो जोक्स हैं, मेरा जो भी हाव भाव मेरा जो है वो नहीं बनता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग तो कर लिया है, और उसके बाद ये निकाल रहे हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इसको कहते हैं पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये क्या होते हैं? ये एसेंशियली जो स्पर्म और जो एग होता है ना, मेल और फीमेल में, उसका सबसे इनिशियल से फॉर्म है। जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि दे आर दी प्रिकर्सर्स टू माय स्पर्म एंड एग। स्पर्म एंड एग बनने के लिए पहले पीजीसी चाहिए बॉडी में, गेटिंग इट? तो ये लिखिए यहाँ पे, क्योंकि आपने जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर लिया और आपको ये स्पर्म सेल्स, एग सेल्स आपको मिल गए लाइव वैरायटी से, ठीक है, निकोबार पिजन से मिल गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को एडिट करेंगे और उसके बाद एक स्टेराइल चिकन और एक स्टेराइल रूस्टर में दाने में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का जो प्रोजेनी, जो बच्चा निकलेगा, वो निकलेगा एक डोडो। ये है प्लान ऑफ डी एक्सटिंक्शन। यहां तक बात हो चुकी है, दिस हैज बीन डन। अब ये होने वाला है, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, दे आर प्रिकर्सर्स, लिख लो, प्रिकर्सर्स टू स्पर्म एंड एग, जो कि लाइफ बनाने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। आपके स्पर्म एंड एग में भी आपको यही मिलता है, ठीक है, पीजीसीस कहते हैं उसको, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो अब आइडिया ये है फ्रेंड्स कि हम फाइनली डोडो को ऐसे बनाएंगे। पर अभी मैंने आपके सामने कहा कि अगर आपको भुवन बनाना है तो क्या आप मेरे भाई बहन को लेकर भुवन बना पाओगे? चलो चेहरा मोहरा तो जैसे मैंने कहा बना सकते हो, तो लार्ज एक्सटेंट यू कैन डू इट जेनेटिक सीक्वेंसिंग के साथ, जेनेटिक एडिटिंग के साथ। पर क्या आप एग्जैक्ट रेप्लिका बना लोगे? नहीं। प्लस अगर आप में से थोड़ा जो नहीं कीन स्टूडेंट होगा वो एक प्रॉब्लम समझ गया होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, हमारा डोडो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था? हमको ये बताइए, डोडो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था? अरिंदम आप बात सही बोल रहे हो, एंड वी विल डिस्कस। डोडो हमारा एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था? क्यों? क्योंकि फर्स्ट उसके पास एडेप्टेशन नहीं था, करेक्ट। वो उड़ नहीं सकता था, इन्वेसिव स्पीशीज आए, मैनकाइंड आया, वो भाग नहीं पाया, इसलिए मरा। अभी मुझे बताओ, ये सारा आपने ये सब किया साइंस वाइंस करके, इतना दिमाग लगा के, पैसा खर्चा करके ये किया, पर क्या मॉरिशस में आज सिचुएशन अलग है? वही है। डोडो के मरने के बाद, लास्ट डोडो मरा था 1622 में, 400 साल, 500 साल बीत गए ऑलमोस्ट। मॉरिशस में वो प्रॉब्लम और बढ़ गया है। तो आप ये जो नया वाला डोडो पार्ट 2 डालोगे वहां पे, डोडो रिटर्न्स, द कमबैक ऑफ द डोडो, क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फेल होगा? अब बताओ, सक्सेसफुल होगा या फेल होगा? 100% फेल होगा। क्यों? क्या हमने ये कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है फ्रेंड्स, नीश के बारे में? व्हाट इज नीश? द फंक्शनल रोल। अब देखो आपको सारे आर्टिकल समझ में आएंगे। फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज इन एन एरिया इज नीश। क्या हमें 1622 में पता था, या अगर पता है तो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है जो हमें बता सके कि हाँ भाई डोडो का मॉरिशस में ये नीश था? हमें वो आइडिया नहीं है, वी हैव नो क्लू। स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ अ स्पीशीज इन एन एरिया, फंक्शन ऑफ अ स्पीशीज इन एन एरिया, हमें पता ही नहीं है। तो हमने नीश डिटरमिन नहीं किया है, हमारे जो कॉम्पिटिशन थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो हमने एड्रेस नहीं किए हैं, और हम फिर से डोडो को डी एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहे हैं।
Are you getting it? Sir, but why is the need for this? I will tell you. कि why is the dodo being considered? I will tell you that. Okay, एक एक करके करते हैं. चलो थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं. यहाँ लिखिए challenges. New slide. Please. चलो पहले challenges लिखते हैं friends. उसके बाद आपके सारे questions आंसर करूंगा क्योंकि एक important topic बनता है अगले साल के लिए. Even pre के लिए बनता है. Challenges to dodo bee extinction. हाँ भाई. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नंबर 1. एक मिनट. हाँ. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि the ecological adaptations are still not enough to help dodo survive because it is flightless. Number 2 लिखिए. Cause of extinction not addressed. ठीक है. Humans plus invasive species. Number 3. Number 3 लिखिए. चलिए ये लिखिए फिर मैं बता दूंगा आपको. 1 और 2 तो हमने डिस्कस कर लिया. हाँ जी. 1 और 2 तो हमने एड्रेस किया फ्रेंड्स. वाई डोडो अभी मैं बता रहा हूं. 2 मिनट बस. 1 और 2 तो हमने समझा ना फ्रेंड्स कि आपका जो मेन मुद्दा था, जो मेन इशू था, वही आपने एड्रेस नहीं किया. विच मींस आपका डोडो कल भी रिस्क पे था, आज भी रिस्क पे है, चाहे जितना पैसा जला लो. नंबर 3 और 4 देखो. रिसोर्स एलोकेशन. आप पता है जब भी मेन आंसर्स लिखोगे, जहां पे भी पैसे वैसे का बात हो ना, इस तरह से आप पहले हेडिंग डालो. मेरा सजेशन रहेगा. उसके बाद 1-2 लाइन लिखो. ठीक है. रिसोर्स एलोकेशन क्या कि कोई पर्टिकुलर कंपनी या जो भी एक बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है भाई. ताकि क्योंकि आपने पहले जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया डोडो का, सॉलिटेयर बर्ड का, निकोबार पिजन का. पैसे लगते हैं. ये सारा साइंटिफिकल रिसर्च इज मनी इंटेंसिव. सो पीपल आर आस्किंग, वो सवाल उठता है कि क्या ये सही है? क्योंकि इवेंचुअली नेचर वर्क्स ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मॉरिशस में अगर आपका फाइनली जाके नई स्पीशीज आए और डोडो सर्वाइव नहीं कर पाया, मतलब वो फिटेस्ट नहीं था. करेक्ट. तो क्या हम वो पैसा बेटर हम यूज नहीं कर सकते अगर हमारे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके कंजर्वेशन में लगाएं, रादर देन टू डू दिस या आयरन मैन टाइप कुछ हम कर रहे हैं जो अपना. ये मत करो. और नंबर 4 क्या है? एथिकल मोरल एंगल, जो आई थिंक काफी स्टूडेंट्स ने भी लिखा कि इज ह्यूमन काइंड प्लेइंग गॉड. क्योंकि इवेंचुअली क्या कर रहे हो आप? यू आर रिवर्सिंग इकोलॉजिकल प्रोग्रेशन. यू आर रिवर्सिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. करेक्ट. तो ये चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट के साथ. गेटिंग इट? नाउ व्हाई डोडो? दैट इज अ गुड क्वेश्चन. क्यों भाई? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो रिसर्च है ना, समझो कल के दिन मान लो आप ही अगर ऑब्जर्व करना, ये डोडो है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना. अभी कोई छोटा मोटा स्पीशीज होता कहीं और भी, इतने सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं आज तक, किसी और को भी पकड़ता तो क्या मैं सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स जो कि एकदम हाई लेवल ऑफ जीएस उनको चाहिए, क्या उनको पढ़ाता मैं? नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो न्यूज़ से. पर डोडो क्यों? क्योंकि इट मेक्स फॉर गुड न्यूज़, इट मेक्स फॉर गुड से पब्लिसिटी. पैसा वहीं डालते हैं लोग जहां पब्लिसिटी होता है. प्लस साइंटिफिक एंगल क्या है कि एक ये लो रिस्क स्पीशीज है. लो रिस्क समझते हो? व्हाई वी नीड डोडो बैक? वी डोंट नीड डोडो बैक फ्रेंड्स. डोडो एक रास्ता है, एक लो रिस्क स्पीशीज है. क्या करेगा? बीक से काटेगा ही ना. आप वुली मैमथ को तो नहीं ला रहे हो, डायनासोर को तो नहीं ला रहे हो कि आपको ह्यूमन काइंड एकदम हां माय गॉड हम लोग क्या होने वाला है, वैसा कोई टेंशन नहीं है. तो ये समझ रहे हो, एक स्टेज 1 है. अगर ये काम कर गया तब हम लोग सोचेंगे कि और कौन-कौन से स्पीशीज को हम भी एक्सटिंक्ट कर सकते हैं. समझ रहे हो? ये एक लेवल 1 ऑफ द गेम है. ये आसान वाला हमने चूज किया. क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिसिटी आसान है. प्लस अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम और बेटर स्पीशीज को हम एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाएंगे. Are you getting it? There were studies for woolly mammoth also, correct? Will new dodo be able to reproduce? That is the primary question again. Because here most of the things that I've just taught you, ये देखो, ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया ये क्या है? This is in theory. Eventually whether it will be able to reproduce या ये नया वाला डोडो क्या उड़ पाएगा, क्योंकि निकोबार पिजन उड़ पाता है. ठीक है? तो क्या ये नया वाला डोडो उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा वो सब देखा जाएगा. It is going to be seen in the coming days. Getting it? वो अभी बताता हूं, प्रैक्टिकल हमें पता ही नहीं, तो थ्योरेटिकल हुआ है ना सब कुछ. What benefit to revive dodo? भाई तो मैं कह रहा ना गाइस, देखो डोडो आपका स्टेज 1 है. आज आपने डोडो को रिवाइव कर दिया. ठीक है? गुड. कल के दिन कहोगे कि चलो भाई वुली मैमथ को रिवाइव करते हैं. पर आप सोचो, हमने वुली मैमथ को से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है ये. नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव न्यूज़. क्या पता कल के दिन जाके किसी ह्यूमन को मार दे. हां? मुझे बताओ क्या वो कंपनी वो रिस्क लेगा? नहीं. इसलिए इन्होंने एक रिस्क फ्री स्पीशीज को चूज किया है कि अगर फिर से मर भी गया किसको क्या ही फर्क. गया भाई, पहले भी गया था, एक बार फिर चला जाएगा, नो बिग डील. हां, पर अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो नेक्स्ट होगा वुली मैमथ. हो सकता है उसके बाद कहें कि चलो भाई डायनासोर के कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को वापस लेके आएंगे जो छोटे वाले थे, क्यूट वाले थे शायद. हू नोस. समझ रहे हो? दिस इज द वे ऑफ से हाउ आइलैंड्स फंक्शन फर्स्ट. अब समझो फॉस्टर्स रूल. हो गया, अभी इस पे हमने काफी समझ लिया. अब समझो फॉस्टर्स रूल गाइस. जिनको एक बार स्लाइड देखना था जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग फॉस्टर्स रूल समझेंगे. आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ाए हैं क्योंकि फॉस्टर्स रूल समझना इंपॉर्टेंट है. ओके. स्वाति अभी कोई देखिए, नो वन नोस, दैट इज द थिंग. और यहाँ पे डेड लोगों को रिवाइव करने की बात नहीं हो रही. वही तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि आप सोचो कि भुवन जैसा आपको एक टीचर मिल जाएगा, क्या भुवन मिलेगा वो नहीं पता अभी तक. हो सकता है कि उसकी हिंदी अच्छी हो, अंग्रेजी खराब हो. मेरी अंग्रेजी अच्छी है, मेरी हिंदी उतनी नॉट, हिंदी इज ओके ओके. ठीक है? छोटी छोटी चीजें जिसको कहते हैं क्वर्क्स. फॉर एग्जांपल मैं दारू नहीं पीता, हो सकता है वो दारू पीता हूं. यू नेवर नो किस तरह का ट्रेट डेवलप होगा, क्योंकि आप तीन भाई बहन का मिलकर बना रहे हो ना. समझ रहे हो? अब चलो लेट्स अंडरस्टैंड फॉस्टर्स रूल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फॉस्टर्स रूल. तब आपने जब समझ लिया कि मेरा आइलैंड में क्योंकि मामला ही अलग चलता है, ठीक है, इकोलॉजिकल प्रोग्रेशन ही अलग तरीके से चलता है, तो व्हाट डज फॉस्टर्स रूल टेल मी? ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट लिखिए यहां पे. ओके, यहां पे लिखिए स्मॉल एनिमल्स विल गो लार्ज. ओके, स्मॉल एनिमल्स इवॉल्व इनटू लार्ज एनिमल्स बाय
abundance of resource plus lack of predator. Okay, and number 2, large animals evolve into small animals. Why? लिखिए इसको, large animals evolve into smaller animals, या small छोटे साइज के हो जाते हैं. Why? Because of scarcity of resource. लिखो आराम से, लिखो, लिखिए इसको आराम से. ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए नोट करके, बस इतना ही आपको जानना है, ज्यादा नहीं इसके आगे. नोट यहाँ पे लिखिए, नोट. ठीक है, चेंज इन साइज, ये दो रीजंस के चलते ही हो रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे आप समझ गए होंगे. एक, या तो अबंडेंस ऑफ या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स. करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि द चेंज इन साइज इज टू डू विद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, और दूसरा मैं कह सकता हूं द चेंज इन साइज इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रेडेटरी प्रेशर, लैक ऑफ प्रेडेटर्स, एब्सेंस ऑफ प्रेडेटरी प्रेशर. ओके, इन दिस केस ये देखिए स्पेसिफिक टर्म्स, जहां पे स्मॉल एनिमल्स का साइज बड़ा हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंसुलर जाइजेंटिज्म. देखो एनाकोंडा वाला एग्जांपल. आपका अबंडेंस ऑफ रिसोर्स ज्यादा है, एनाकोंडा जब छोटा रहा होगा, कोई खाने वाला नहीं है, वो खाते 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 साल दर साल एवोल्यूशन होते होते बड़ा बन गया. ठीक है, और जब लार्ज एनिमल्स छोटे हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंसुलर ड्वार्फिज्म. अब बताओ सवाल, कॉन्ट्राडिक्टरी 1 2 कहां है? कॉन्ट्राडिक्टरी 1 2 दीपेंद्र, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दो तरह के चेंज इन साइज हो रहा है. इधर आपका बड़ा एनिमल हाथी जो है ना, उसका साइज छोटा हो जाएगा. आप देखना, अगर अंडमान का हाथी फर्स्ट टाइम अगर जो देखा होगा आपने, या आपने ऑब्जर्व किया होगा, द साइज ऑफ द हाथी इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एलिफेंट दैट इज फाउंड इन इंडिया. व्हाई इज दैट? बिकॉज़ ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स. वहां पे उसके पास उतने पत्ते नहीं है कि वो खा सके, लिमिटेड एरिया है ना. पर भाई सोचो, जो छोटे वाले फर्स्ट या सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले मेरे एनिमल्स हैं, उनके लिए रिसोर्स ज्यादा है. वो कितना पत्ता खाएगा भाई? कितने रोडेंट्स खाएगा? सब है. कितने इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े कितने खाओगे? भरपूर है, खाओ. जितना खाते जाओगे, अब कोई आपको ऊपर से मारने वाला नहीं है, आपका साइज बढ़ता जाएगा. एब्सेंस ऑफ प्रेडेटरी प्रेशर मतलब आपको मारने वाला कोई नहीं है. डियर क्या है? डियर को मैं कहता हूं प्रे, करेक्ट, और टाइगर को मैं कहता हूं प्रेडेटर. तो क्या है यहाँ पे? टाइगर ही तो है जो डियर को मार के खाता है ना. तो यही वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपका वो प्रेडेटर ही नहीं रहे, तो आप देखोगे कि इसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा. पर अगर टाइगर मान लो आपका अंडमान पे मिलता, तो उसका साइज छोटा होता. क्यों? क्योंकि उसको खाने के लिए डियर कम है, उसके पास रिसोर्स कम है, इसलिए नेचर उसको एडजस्ट करा देता है. हाउ प्रेडेटर्स गेट डिक्रीज्ड. डू वन एग्जांपल फ्रेंड्स. अभी आप सोचो, सांप को कौन खाता है? वल्चर या कोई ईगल वीगल. मान लो साइलेंट पे ना वल्चर है, ना ईगल है, ना मंगूज है. क्या होगा? सांपों का तादाद ज्यादा होगा, और इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स वो सांपों का साइज भी बढ़ता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो वहां पे एक तरीके से एपेक्स रोल ले रहा है, जब तक कि कोई और आके ना उसको ऊपर से खाना शुरू कर दे. समझ रहे हैं? जब नेचर किसी स्पीशीज को खुद एलिमिनेट करता है. अब आपके सवाल देखना चाहिए, तो हमें क्या करना उसका. तो नेहा भाई, तो मैंने सवाल पूछा कि जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है, तो हम क्यों, व्हाई आर वी ट्राइंग टू प्ले गॉड? वो चैलेंज हुआ ना. अप्लाइड इन ह्यूमन केस नॉट नेसेसरली, क्योंकि देखो ह्यूमन में क्या होता है, इंटरेक्शन हो रहा है ना, आइसोलेशन होना चाहिए. आप ये देखो, चलो मैं आपको दिखाता हूं. अभी भी क्लैरिटी नहीं, एक मिनट सवाल रोक के रखो गाइस, मेरे को एक चीज दिखाना है, फिर मैं आपको वी कैन टेक द सवाल. मॉरिशियस, चलो कहां पे है मॉरिशियस, मैं आपको दिखाता हूं. लेट्स लुक एट इट, तो आप समझोगे मामला एक्जेक्टली है क्या. ये देखो, हियर इट इज, मेडागास्कर एक अलग आइलैंड, ये आपका रियूनियन हॉटस्पॉट और मॉरिशस. ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैस्करीन आइलैंड्स. ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, मैस्करीन हाई, मैस्करीन लो. ठीक है, यही है वो मॉरिशस और रियूनियन हॉटस्पॉट को, रियूनियन आइलैंड्स को हम मैस्करीन आइलैंड्स कहते हैं. अब आप देखो, इस आइलैंड का जब तक लोग नहीं पहुंचे होंगे, डच नहीं पहुंचे होंगे, क्या इसका और इसका कुछ लेना देना है? या इसका और इसका कुछ लेना देना है? नहीं. यहाँ पे जो बर्ड होंगे और यहाँ पे जो बर्ड होंगे एकदम अलग अलग होंगे, भले ही शायद भाई बहन हो, पर उनका रास्ता अलग अलग हो गया. दिस इज व्हाट इट लीड्स टू इंसुलर ड्वार्फिज्म या इंसुलर जाइजेंटिज्म, क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा ना. पर ह्यूमन काइंड में क्या था? आपने बोट बनाना सीखा. हो सकता है मेडागास्कर के लोग मोजाम्बिक जाते हो, मोजाम्बिक के लोग मेडागास्कर आते हो, आपका जेनेटिक मिक्सिंग हो रहा है. तो ह्यूमंस में इंसुलर ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म बहुत रेयर है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन के साथ. ठीक है, मे बी जरावास का जो ट्राइब है अंडमान निकोबार में, हमने अगर मान लो और 1000 साल तक हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया, हो सकता है कि उनका साइज वेरिएशन कुछ अलग हो, उनके अंदर एवोल्यूशनरी कुछ और अलग आ जाए, जो हमसे बहुत अलग होगा. यही तो कांसेप्ट है. व्हाई डोंट दे स्टार्ट विद एक्सटिंक्ट प्लांट्स? पब्लिसिटी ना भावना. इट इज टू डू विद पब्लिसिटी बेबी. रीजन ऑफ बिगर साइज ऑफ ट्रीज. बिगर साइज ऑफ ट्रीज इज टू डू विद व्हाट? बिकॉज़ ऑफ द इवेंचुअल यू हैव मोर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज. जितना बड़ा हो रहे हो ना, उतना रिसोर्स है आपके पास. जितना छोटा हो रहे हो, रिसोर्स नहीं है, खत्म, बस. Foster's rule explains giraffe's neck, not necessarily. It is only to do with अपना आइलैंड का से साइज वेरिएशन. जिराफ का नेक इज एन एवोल्यूशनरी चेंज, क्योंकि वहां पे ट्रीज का जो आपका पत्ता फोलिएज होता था वो हाइट पे रहता था, इसलिए नेचर ने उसको एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन दिया. उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन. दैट इज नॉट टू डू विद इंसुलर ड्वार्फिज्म या से इंसुलर जाइजेंटिज्म. वो एडेप्टेशन हुआ ना, ताकि आप उस परिस्थिति में सर्वाइव कर सको. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट इट नाउ. अब फॉस्टर्स रूल हो गया, तो आप कुछ इसमें ज्यादा समझने का नहीं. किसी को डाउट्स है क्या? तो हमको बता दो. क्या आप इससे आराम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख पाओगे मेरे लिए? विल दिस बी डन? बताइए. अब लिजर्ड विजर्ड का छोड़ो, कैक्टस के साथ यही हुआ था. यस यस. डज फॉस्टर्स रूल explain gigantism in epics? I'm not sure, Virendra. I'll have to check that. ठीक है. प्लांट के लिए कैसे? ये एनिमल्स के लिए यूज करते हैं नॉर्मली. ओके. कैट आल्सो अफेक्टेड बाय फॉस्टर्स रूल? नॉट रियली. हाँ नहीं, हाँ वो एक्सटिंक्ट है, पर उसका हमें वो मिला ना, जेनेटिक सीक्वेंसिंग तो मिल जाता है ना. उसके लिए आपको फेदर चाहिए बस. फॉसिल रिमेन्स से जेनेटिक सीक्वेंसिंग निकाल सकते हो. ठीक है. वेस्टर्नर्स आर टॉलर देन एशियंस. मैं निधि आपको सवाल दूंगा. ब्रीफ कर दो, अभी तो इतना आधा घंटा में किया. फॉस्टर्स रूल किसने दिया था? फॉस्टर ने दिया था. और कौन देगा? श्रीमान फॉस्टर. अब उसका नाम मेरे को चेक करना पड़ेगा, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है. चेक कर लेना. ठीक है. म्यूटेशन थ्योरी से जोड़ सकते हैं. अभी आप जानते हो, इन द सेंस mutation is when two genes collide and give me something unexpected. Here evolution is giving me something unexpected. Okay, because why? Of the lack of communication, the lack of मिलना जुलना.
क्योंकि मिल नहीं रहे हो दूसरे स्पीशीज के साथ, तो आपको एवोल्यूशन वो एबिलिटी प्रदान करना भूल जाता है, देता ही नहीं, इसलिए तो आप देखो वो डोडो डरता नहीं था या फ्लाइटलेस था। ठीक है, चलो इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, दिस इज एज मच एज इट इज, इतना याद रखो एनिमल्स के केस में आपको यूज करना है फॉस्टर्स रूल। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद सेक्रेड ग्रोव्स। चलिए ये तो हमने कर लिया था यहाँ से, टाइगर रिजर्व अभी करेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर करेंगे, कहाँ गया सेक्रेड ग्रोव्स, वेट 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 वेट, एक सवाल भी आपके लिए आज, करेक्ट, वो सवाल इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आज, आज मेंस का सवाल भी देखेंगे फ्रेंड्स। अब असली एनवायरनमेंट चालू हो रहा है, मजा आएगा, इनफैक्ट ऑलरेडी इट्स फन। वेट 1 सेकंड, डुप्ली डुप्ली, हाँ भाई चलो सेक्रेड ग्रोव्स से ध्यान से देखते हैं, प्लीज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस, क्योंकि ये न्यूज में है, फ्रीक्वेंटली न्यूज में, तो इस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड का अर्थ क्या होता है भाई मेरे भाई एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे बताओ व्हाट डज सेक्रेड मीन? सेक्रेड का अर्थ क्या है? प्योर, पवित्र, होली, डेंजर, आप लोग शब्द ऐसा डेंजर डेंजर देते हो ना, पवित्र, बहुत बढ़िया। तो एक बात देखिए, ये 2 पॉइंट बता रहा हूं, अगर सस्टेनेबिलिटी का सवाल आता है या अगर सेक्रेड ग्रोव्स का सवाल नहीं भी आता है, अगर आप देख रहे हो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हुई है, आप लोग काफी दफा मेरे को मैसेज करके पूछते हैं सर हम इंट्रोडक्शन में कैसे अप्रोच करें। ठीक है, 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये चेतना मैं आपको बता रहा हूं, वाइट वर्क, लुक एट दिस, भारत के परिप्रेक्ष्य में, ओके, इन द सेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया दैट वी नो टुडे, अगर आप देखते हो ना तो कम्युनिटी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि आप जाके फाइनली एक ट्रीज के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के बारे में जानना, उनके लिए स्टेप्स लेना, वो आज का नहीं है। आज तो हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल, वो तो आज का है बाबू। इंडिया के केस में आप देखोगे ये बहुत पुराने से चला रहा है। अब आप कहोगे ये देखो ये पुष्पक विमान के बारे में बताएगा नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2 बुक्स, ओके, लिखिए इसको। फर्स्ट बुक दैट यू शुड राइट अबाउट इज नोन एज वृक्ष आयुर्वेद, लिखिए इसको, वृक्ष आयुर्वेद, ठीक है, वृक्ष आयुर्वेद लिखो, थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ये लिखा गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मेरा आर्ट एंड कल्चर में भूला नहीं हूं, तो ये लिखा गया था सालीहोत्र द्वारा, ठीक है, सालीहोत्र ने लिखा था ये, और क्या लिखा था इसमें इन्होंने, द टेक्निक्स टू लिखे, पीपल पूजा नहीं, पीपल पूजा से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, टेक्निक्स टू हेल्प प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आपके नोट्स में शायद नहीं होगा, बुक में कोई बुक इतना रिसर्च करके आता नहीं है, वो बुक सारे एक ही जगह से चेप देते हैं। टेक्निक्स टू हेल्प प्लांट्स एंड ट्रीज थ्रू आउट द ईयर, ओके, और ये लिखा गया था रफली, अगर आप देखोगे टाइम पीरियड इज 400 BC बिफोर क्राइस्ट, ओके, ये पहला किताब है वृक्ष आयुर्वेद, ओके, और इसी का दूसरा पार्ट लिखा गया था, सेम नेम, वृक्ष आयुर्वेद, ये लिखा गया था, द सेकंड पार्ट वाज रिटन समवेयर अराउंड 1000 BC, ओके, 1000 BC लिखा गया था, दिस वाज रिटन बाय सालीहोत्र सूरपाला, ओके, और यहां पे सॉइल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हुई है, सॉइल फर्टिलाइजेशन प्लस फ्रूट बेयरिंग एबिलिटी ऑफ ट्रीज, ठीक है, आप समझिए, ठीक है, वृक्ष का मतलब ही होता है ट्रीज, वृक्ष अम्मा भी थी ना वो जो डाउन में थी हमारी, क्या नाम है उनका, कावेरी अम्मा, क्या नाम है, आई फॉरगेट हर नेम, एनीवेज, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ट्री कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन इन इंडिया। स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हियर, इसको लिखेंगे आप इंट्रो में, ठीक है, इसको इंट्रो मटेरियल है, इसको लिखो इधर, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, प्रीलिम्स में ऑब्वियसली आपको सवाल पूछ सकता है किसने लिखा था, ठीक है, आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बाय द वे मिल जाएगा, अगर आप खोजोगे ना, आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड में किसी एक ने किया इसका ट्रांसलेशन, एनीवेज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप देखो, वी हैव अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, पहले तो हिस्ट्री से हम हमेशा ट्रीज को प्रोटेक्ट करते आए और कम्युनिटी का एक भाग रहा है हमेशा ट्री, ठीक है, आप लोगों ने इसका सुना हिंदी में, जो लोग जानते हो ये इसका नाम सुना है, या बंगाली में कहते हैं वन देवता, हिंदी में वन देवता कहते हैं, एमपीपीएससी में पूछा था, अच्छा हर्षदीप, मैं फुल्ली एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके ये आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम में आप जाओगे, गॉड विलिंग आपको एक सवाल मिलेगा इस पे, क्योंकि न्यूज में है। तो वन देवता का हम सबने नाम सुना है कि द प्रेसाइडिंग डीटी, या जो भगवान उस कम्युनिटी फॉरेस्ट में या उस फॉरेस्ट के पैच में वास करते हैं, ठीक है, अगर आप वहां के लोकल ट्राइब लोगों के जो भी लोग रहते हैं वहां पे उनसे बात करोगे, बड़ी श्रद्धा से उस फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं कि नहीं वहां से तो हम एक पत्ता भी नहीं लेके आते, सिर्फ अगर तबियत खराब हुआ तो बस मेडिसिनल प्लांट्स लाते हैं, नहीं तो वो सारा वन देवता का है, हमारा कुछ नहीं। तो देखो इतना जब आपका एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए सेक्रेड ग्रोव्स का कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में, ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स। चलिए थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे इसमें फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में लिखेंगे, चिपको मूवमेंट, दोनों बुक का नाम सेम है, कौन सा बुक का नाम सेम है, हाँ दोनों बुक का नाम सेम है, पार्ट 1 है पार्ट 2 है, अच्छा शुभांशु 1 सेकंड, आई गूगल इट, सूर्यपाला रोट इन 10th, इट्स 1000 BC एडी, एक मिनट, एक 600 BC एक 10th AD, हाँ यू करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये एडी कर लो, एन्ना डोमिनिकस करेक्ट, एक बाद में आया था उसके, ठीक है, नेक्स्ट गो अहेड, अब हम समझते हैं अपने सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में, आपका चैट देखिए, सालीहोत्र 400 करेक्ट करेक्ट, सालीहोत्र तो 400 है फ्रेंड्स, एरिया भी देखा नहीं पता मुझे निशांत, आई हैव टू चेक, आई एम नॉट श्योर वो दोनों सेम एरिया से थे कि नहीं थे, ठीक है, व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स, अब समझो, वन देवता जहां रहते हैं मतलब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, दे आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे लिखे शॉर्ट में लिखे, सेक्रेड ग्रोव सेक्रेड फॉरेस्ट, वी ट्राइबल्स हैव बीन वर्शिपिंग नेचर सिंस बर्थ एंड फेस्टिवल फॉर इट इज कॉल्ड सरहुल, करेक्ट अनुपम, आई हैव अटेंडेड दैट फेस्टिवल इन रांची यार, सरहुल फेस्टिवल आपका रांची में होता है ना, मतलब झारखंड का है ना, मुझे अनुपम बताइए, मैंने अटेंड किया भाई, मेरा एक दोस्त है वहां पे, इससे आई हैव अटेंडेड विद हिम, सरहुल फेस्टिवल आई हैव अटेंडेड, बहुत मजा आया, ठीक है, चलिए लिखिए इस बारे में, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन, वो सारे नाम भी लिखेंगे अनुपम, आपने सही कहा, वी विल डू दैट आल्सो, चलिए पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, एरिया में भी स्मॉल और लार्ज, एरिया का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, मे बी स्मॉल और लार्ज, पर मोर इंपॉर्टेंटली आप देखोगे कि वो फॉरेस्ट जो है वो एक भगवान को समर्पित है, एक डीटी को समर्पित है, ठीक है, तो इट इज डेडिकेटेड टू लोकल फोक डीटी, डेडिकेटेड टू लोकल फोक डीटी, एक भगवान का कांसेप्ट है, इसलिए रिलीजियस या सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं इनको, ठीक है,
ओके यहाँ पे आपको क्या क्या नॉट परमिटेड है पहले लिखिए, क्या क्या अलाउड नहीं है। व्हाट इज नॉट अलाउड? हंटिंग, लॉगिंग, लॉगिंग मतलब ट्री फेलिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, ट्री फेलिंग ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज अलाउड? लिखिए। ओके, व्हाट मे बी अलाउड? ठीक है, मतलब इवेंचुअली क्या है, आपको उन वृक्षों को, उन ट्रीज को हार्म नहीं पहुंचाना है, उस फॉरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। आप बेयर मिनिमम लोगे क्योंकि सब कुछ उस देवता का है, गेटिंग इट? इसलिए आप देखोगे कि ये सारे सेक्रेड ग्रोव्स में कभी एक मंदिर होगा कहीं जंगल के बीच में, या जो भी, देयर बी अ रिलीजियस मॉन्यूमेंट समवेयर इन द मंदिर। थिंक, आपके एग्जांपल जो मैंने आपको कल बताया था हम लोग कर नहीं पाए, कंतारा मूवी फ्रेंड्स, उमेश अभी सब करेंगे, ठीक है। कंतारा मूवी का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वही है वो, ठीक है। वहां पे एक देवता थे, इवेंचुअली वन देवता वन देवी जो भी होंगी, दे विल बी भगवान देयर। ओके, इंडिया का लिखिए नंबर 5। उसके बाद हम और 2-3 पॉइंट लिख लेंगे, लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का सवाल है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारा कुछ देख लेंगे। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए आपके मेजर सेक्रेड ग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। लेट्स राइट डाउन वेरी क्विकली, रुको मेरे को चैट पढ़ने दो आपका। वराह रूपम, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। लिखिए यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स फर्स्टली मेंटेन्ड बाय लोकल कम्युनिटी, पहले ये लिखो, ये लिख लीजिए, मेंटेन्ड बाय लोकल कम्युनिटी, जो लोकल विलेजर्स होंगे उसका पूरा जिम्मेदारी उन्हीं का है। ओके, इंडिया में रफली इन इंडिया 1 लाख प्लस सेक्रेड ग्रोव्स एग्जिस्ट। 1 लाख से ज्यादा हमारे पास सेक्रेड ग्रोव्स। अगर मान लो ये ऑप्शन में आ गया ना, आपको कोई सही नहीं मार्क करेगा इसको, सारे बोलेंगे 1 लाख तो हो ही नहीं सकता भाई, पर 1 लाख प्लस हमारे पास सेक्रेड ग्रोव्स है, ठीक है। इनका नाम हम थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। फेस्टिवल जैसे अभी अनुपम भाई ने बताया सरूल फेस्टिवल है, वो एक फेस्टिवल ऑफ द फॉरेस्ट जैसे मानते हैं, पर कुछ कुछ नाम होते हैं इन सेक्रेड ग्रोव्स के, हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनको लिखेंगे प्लीज, जल्दी से लिख लो। ये लिख लिया क्या सर? ये बिलीफ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करता है संसुल, इसलिए तो वो मूवी कंतारा में आपको सारों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार जाके देखिए वो, क्योंकि आपको गॉड विलिंग आप में से काफी लोग सर्विस में जाएं, आपको वो उस तरह के चैलेंजेस डील करने पड़ेंगे, जहां पे कि एक साइड पे सरकार की नीति या प्राइवेट इंटरेस्ट की नीति है कि इन तरह के फॉरेस्ट को अब हम काटें, वहां पे हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट लाएं, पर आपको पता है कि इनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, कम्युनिटी सिग्निफिकेंस है, इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है, करेक्ट। तो वो एक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है वो आपको मैं आंसर के थ्रू बताऊंगा, हाउ शुड यू गो अबाउट डूइंग इट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। कुछ बेसिक नेम्स ऑफ द सेक्रेड ग्रोव्स, नाम पता होना जरूरी नहीं है, पर अगर आप अपने एग्जांपल में कोट करते हो तो इट इज गुड। ओके, फर्स्ट नाम लिखिए वहां पे, बिहार में माय होम स्टेट, चलो वहीं से शुरू करते हैं। बिहार में इसको कहते हैं सरना, ठीक है, बिहार में सरना कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं देववन। जो लोग इसी ये सब स्टेट से हमको कंफर्म कर दो, मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, हो सकता है कि मैं भूल सकता हूं, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका अगर मेरी कन्नड़ा थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, इट इज कॉल्ड एज देवरकाडु, आई थिंक देवकाडु, नंबर 4। ओके, देवरकाडु रखा होगा इसमें, देवरकाडु। ओके, नेक्स्ट लिखिए केरला में, इसको कहते हैं काबू। नाउ व्हाई एम आई राइटिंग दिस फॉर यू? आप अपने आंसर में ना अपने स्टेट का बस याद रखो, बस आपको कोई जरूरत नहीं वो 10 नाम याद रखने का, बट मेक श्योर दैट यू कोट इट, दिखना चाहिए वो एग्जामिनर को, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको सिर्फ कहते हैं देव, नंबर 6। अगर मैं मिस कर जाऊंगा बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। महाराष्ट्र में देवरई या देवरहाटी कहते हैं, देवरई, नंबर 7। ओके, मणिपुर, एनीवन फ्रॉम मणिपुर हियर, लेट मी नो इफ आई एम राइटिंग इट करेक्ट, इज इट कॉल्ड लाई उमंग और उमंग, आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। ओके, मेघालय में अपने स्टेट का बस आपको कोट करना है फ्रेंड्स, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेघालय में लिखिए इट इज कॉल्ड एज असोंग खोसी, असोंग खोसी, नंबर 9, असोंग खोसी। ओके, राजस्थान में उड़ान, एंड नंबर 10 तमिलनाडु में इट इज कॉल्ड कोविल काडू, यहाँ पे देवर काडू, कोविल काडू, करेक्ट। काडू इज आई थिंक फॉरेस्ट। बताओ भाई कोई स्टेट का मिस किया तो मुझे बता दो, मैं लिखूंगा इधर। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं देवरू भाई, बताइए व्हाट इज इट कॉल्ड इन पश्चिम बंगाल? कोविल मींस टेंपल। ओके, यूपी में क्या बोलते हैं? यूपी वाले बताएंगे हमको। उड़ीसा में क्या बोलते हैं बताओ, बताओ कोई है यहाँ उड़ीसा वाला तो बता दो मुझे। नियमगिरी तो एक हिल का नाम हो गया, एक जेनेरिक नाम, जैसे इंग्लिश में सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं ना, वैसे बंगाल में क्या कहते हैं? जाहिरा, चेक करना पड़ेगा मुझे, आई विल हैव टू चेक, ठीक है। देवरा हवा इन यूपी, शिवम आप श्योर हो? देवरा हवा, वन देवी कहते हैं, वन देवी तो भगवान का नाम हो गया बेटा, तो फॉरेस्ट का नेम, थिंक ऑफ इट, ये एक फॉरेस्ट है हमारा। आप लोग जो कह रहे हो ना वो भगवान का नाम कह रहे हो आप, जो यहाँ पे इनका टेंपल बना हुआ है, एक फॉरेस्ट का नेम है ये सब, ये लिखिए यहाँ पे, नेम्स ऑफ लोकल नेम्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया, ये है। उसके अंदर के भगवान का नाम तो कुछ भी हो सकता है, देवता, वन देवी, जो भी। देववन इन उत्तर प्रदेश। ओके, बुक में वेस्ट बंगाल का जाहिर लिखा है, ठीक है, आप ऐड कर लेना, नो प्रॉब्लम्स। फॉर मी दीस 10 आई रिमेंबर, मेरे को इमीडिएटली आ जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पवित्राना, एक मिनट, पवित्र रावना, ओके, ठीक है। नेवरदलेस यू गेट द सेंस नाउ, आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। यू गो अहेड एंड ऐड, जो आपका स्टेट मिसिंग है यू विल ऐड इट, ये आपका रिस्पांसिबिलिटी है। ओके, अब हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं
माई चैलेंजेस। चलो बताओ फ्रेंड्स, क्या चैलेंजेस हैं मेरे सेक्रेट ग्रोव्स के लिए, बताओ। क्लास अगर फॉलो कर रहा है तो गुड, हमको बताइए चैलेंजेस क्या है। देव वन, जस्ट वन, ठीक है, यूपी में लिखो देव वन या जस्ट वन, देव वन ही होगा मेरे ख्याल से, हिंदी वर्ड ही होगा फॉर श्योर। हाँ जी, डेवलपमेंट का एक प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है, करेक्ट। और ये सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स? मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, सेक्रेट ग्रोव्स मेंटेन्ड बाय लोकल कम्युनिटी। मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे? एक पर्टिकुलर रीजन से मैंने लिखा है ना आपको। हाँ, आप देखो इनका प्रोटेक्शन, लेट मी राइट इट डाउन हियर, अब आप समझ जाओगे होल सीन क्या है। देखो इनका प्रोटेक्शन जो है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो भी बन रहा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया, राइट इट दिस वे, इन इंडिया सेक्रेट ग्रोव्स प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2000, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, ओके 2002 में हुआ था ये, 2002, एज कम्युनिटी रिजर्व। पहला प्रॉब्लम तो ये कम्युनिटी रिजर्व के अंदर इसको हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, मतलब इसको कोई ऐसा हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमने नहीं दिया। आप समझ रहे हो, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हैज नॉट बीन गिवन हियर, ओके। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट यू फाइंड इज अर्बनाइजेशन, ओके, लिखिए वहां पे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, लिखो पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए यहाँ पे। इसका एक सवाल बहुत प्यारा सा बनता है इस साल माय फ्रेंड्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखो कैसे मंदिर के नाम से फॉरेस्ट को थोड़ा सा मतलब क्षति पहुंचाया जा रहा है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या करती हैं, इवेंचुअली ये आपका फॉरेस्ट है, यहाँ पे वन देवता का मंदिर है, इस मंदिर के रेनोवेशन के नाम पे या इस मंदिर के बेटरमेंट के नाम पे वो फॉरेस्ट को छोटा छोटा करते जा रहे हैं, चारों साइड से। हाँ भाई हमें क्या श्रद्धालुओं के लिए कुछ और चाहिए, हाँ यहाँ पे नल लगाना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस चाहिए, क्या हो रहा है, एक छोटा मंदिर जो वन देवता का होता था वो ऐसे ऐसे एक्सपैंड करते जा रहा है, आपके रिलीजियस प्लेस एक्सपैंड कर रहे हैं, आपका सेक्रेट ग्रोव घट रहा है। सोचो ये अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, ओके। अब बाहर से प्रेशर आपका अर्बनाइजेशन का, डिफॉरेस्टेशन का, यू सी, एक कहते हैं इनवर्ड प्रेशर और एक है आउटवर्ड प्रेशर, दोनों साइड से पड़ रहा है आपको प्रेशर। इसके चलते क्या होता है, आपका सेक्रेट ग्रोव्स का नंबर, डेंसिटी जो है वो घटता जा रहा है, करेक्ट। लिखिए यहाँ पे, मोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, मोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ओके। तो आप मुझे बताओ गाइस, हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर दिए, अब आपका काम है, और ये सारे जो पॉइंट्स आप बताओगे मैं आप ही बताओगे, क्योंकि मेरा तो अभी इस टॉपिक से 90% मैंने कर दिया है, अब बाकी का 10% आप हमको बताओगे। व्हाट इज माय वे फॉरवर्ड, बताओ। नंबर 1 बताइए, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स क्या क्या करेंगे आप लोग। इंफ्रा वाला पॉइंट वंस अगेन ऋषिका, आप ब्रिज बना रहे हो, रास्ते बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, उसके लिए सेक्रेट ग्रोव्स को आप काट रहे हो कि नहीं भाई मेरा हाईवे क्रॉस कर रहा है। हाँ भाई एक बात, किस लिए आपने बहुत अच्छा शब्द यूज कर दिया, मेरा मन तो उधर ही जीत लिया आपने। रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, पहली बात बैनिंग नहीं करेंगे हम, रेगुलेट करेंगे। जहां पे हो सकता है कि आप सेक्रेट ग्रोव मान लो आपका ऐसा है, आपका एनएचएआई का रिपोर्ट है कि हाईवे ऐसा जाना चाहिए, रेगुलेशन मतलब क्या, हाईवे ऐसे ले जाओ, क्या जा रहा है 5 मिनट और लोग चला लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, पर आपका जंगल तो बच जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। नंबर 2, बहुत बढ़िया, अवेयरनेस, एक्सेलेंट, अवेयरनेस, अवेयरनेस से क्या आएगा, पब्लिक सपोर्ट। अब मुझे बताओ आप में से कितने लोगों को अभी सेक्रेट ग्रोव्स के बारे में पता नहीं था, या नहीं पता होगा, या ब्रीफली पता होगा, या सुना होगा पर पता नहीं होगा कि इतना इंपॉर्टेंट है, पर अब यू आर मच मोर अवेयर अबाउट इट। आप जब जहां जरूरत होगा आपके इसमें आप आवाज उठाओगे, करेक्ट, सिविल सर्विस में हो या ना हो, यू नो अबाउट दिस। नंबर 3 बताओ, वे फॉरवर्ड, अमेंडमेंट, करेक्ट, वेरी नाइस पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। लिखिए यहाँ पे, सेक्रेट ग्रोव्स नीड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, उसको आप ऐसे सब हेडिंग के अंदर, कम्युनिटी रिजर्व के अंदर नहीं डाल सकते, एक स्पेसिफिक लॉ बनाओ, 1 लाख से ज्यादा सेक्रेट ग्रोव्स हैं आपके, ठीक है, और देश उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, राइटली सो, पर क्या वो जाके सेक्रेट ग्रोव्स के काटने के बाद बनना चाहिए, नहीं, एक प्रोटेक्शन लॉ आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट एल्स, राइट्स बेस्ड अप्रोच, एक्सीलेंट, लिखिए, राइट्स बेस्ड अप्रोच टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूसिविटी, एक इंक्लूसिव नेचर ऑफ पॉलिसी का जरूरत है, कम्युनिटी अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, गुड, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसडीजीज, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिज्म तो नहीं क्योंकि अगेन सेक्रेट ग्रोव्स है, वहां पे एंट्री ही मतलब बहुत रेगुलेटेड है, तो नहीं, टूरिज्म का तो कॉन्सेप्ट नहीं। सबसे पहले मैपिंग करेंगे, वेरी नाइस, गुड, सबसे पहले आप जाके सारों का मैपिंग करो, जितना 1 लाख है, ताकि आज के टाइम पॉलिसी बनने तक ऐसा ना हो कि आपके ट्रीज और कट जाए, या जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं कि हाँ भाई फलाना सेक्रेट ग्रोव को हम तोड़ के अब हम हाईवे बनाएंगे, हाँ उस पर फटाक से आप स्टे लगवाइए, करेक्ट, एक पॉलिसी होगा तभी तो जाके आप फ्यूचर रोड मैप तैयार करोगे, समझे। इंटरेस्ट आया, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, मेंटेन रिकॉर्ड, गुड 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 गुड, मजा आवे छु सर, इसे नहीं लग रहा हम अंधविश्वास की तरफ, अंधविश्वास नहीं, हाँ जो चीज को हम समझते नहीं है वो अंधविश्वास थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। आप अपने भगवान में मानते हो, हाँ वो वन के लोग अपने भगवान में मानते हैं, आप अपने मंदिर में जाते हो, अपने मंदिर में जाते हैं, अपना इबादत करते हैं, उनका भी उतना ही राइट है जितना आपका राइट है, करेक्ट, और उनके राइट को आपको प्रोटेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि उनका राइट ग्रीन राइट है, उनका राइट इंडिजिनस राइट है, दे लिव ऑफ द लैंड, वो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी तो खाते नहीं है, उनका खाना पीना भी वहीं से आ रहा है, करेक्ट, लोकल लेवल एग्रीकल्चर चल रहा है, तो उनका राइट को तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि ये अंधविश्वास नहीं है, दिस इज जेन्युइन बिलीफ एंड डिवोशन फॉर द फॉरेस्ट, ठीक है, यही तो है राइट्स बेस्ड कम्युनिटी स्टेकहोल्डर अप्रोच जिसको हम कहते हैं। हम और आप क्या है, हमारे आसपास जो ट्री, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कल के दिन कोई काट के भी चला जाना, मैं नोटिस भी ना करूं शायद, वो नोटिस करेंगे, हु इज मोर अवेयर, मैं सिविल सर्विस स्टूडेंट को पढ़ाता हूं पर मैं नोटिस नहीं करूंगा, वो नोटिस करेगा, वो मुझसे ज्यादा अवेयर, समझ रहे हो।
चलो डन, दिस इज सेक्रेड ग्रोव्स। आगे बढ़े, अब आप समझ पाओगे सारा कॉन्सेप्ट। एनजीटी का तो रोल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कृष्णा, ऑब्वियसली। अभी आप मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूं ना, जानते हो कृष्णा, आपने ब्रेक चाहिए? अरे रुको 2 मिनट, ब्रेक ब्रेक क्या करते हो, रुको 2 मिनट। मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इंटरेस्ट लेके समझो ना, कौन सा मैं आपको ऐसा मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। इधर देखो, चीज देखो, एनजीटी का एक न्यूज पढ़ो तब आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। जो आप लोग कह रहे हो ना कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का रोल बढ़ाओ, मैं आपको बताता हूं क्या इशू है। वेट, लेट मी फाइंड आर्टिकल फर्स्ट। अरे भाई, व्हाट इज दिस? हाँ, वन सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं वो न्यूज ही। एक्चुअली मैं सुबह 3 बजे बैठ के पढ़ रहा था, तो आई थिंक यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। हाँ जी, ये देखो भाई, मैं सोच भी रहा था आपके साथ डिस्कस करूंगा, नहीं देखना रहता मेरे को। लुक एट दिस, इंडिया विल नीड 34 years to dispose of pending cases under environmental protection act। और ये आर्टिकल आप जाके पढ़ोगे ना, आप यही देखोगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इतना ज्यादा बैकलॉग है इनके पास कि इनके पास नए केसेस को डील करने का ना टाइम है, ना एनर्जी, ना पैसा है। आप समझ लो, बात अटक के आता है इवेंचुअली जुडिशियल रिफॉर्म्स पे। अब यहाँ नॉर्मली क्रिमिनल केसेस के लिए लोग नहीं सुन रहे, तो एनवायरमेंटल केसेस के लिए कौन सुनवाई करेगा? ये देखो ना यहाँ पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, हाँ देख लो, एवरेज केसेस कोर्ट हैज टू डिस्पोज डेली। 54 केस डेली डिस्पोज करेगा, तब जाके वो 1 साल में कंप्लीट होगा। अभी जिस स्पीड से कर रहा है 17 साल लगेंगे, और अगर कोई नई केसेस नहीं आए तब। समझ लो, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 0.74 केसेस डिस्पोज ऑफ डेली, हो ही नहीं रहा भाई, जजमेंट हो ही नहीं रहा। तो जो नई केसेस आ रहे हैं और बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं, और आप समझ रहे हो कि अभी आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, प्रेशर ज्यादा है जंगलों पे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चारों साइड से, और यहाँ पे देख रहे हो कि जुडिशियल वैक्यूम क्रिएट हो गया, बैकलॉग पे बैकलॉग पे बैकलॉग पे बैकलॉग, वहां पे इवेंचुअली ऑन द ग्राउंड कुछ और ही सीन हो गया। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कंजर्वेशन। समझ रहे हो? ये आर्टिकल पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, समझ में आएगा कि पॉलिसी प्रॉब्लम क्या है भारत का। ठीक है, इंटेंट प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन थोड़े वीक है, और इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता। ये इवेंचुअली करना है जुडिशरी को। इसमें भारत सरकार करने जाएगा तो सब चिल्लाएंगे कि हाँ सेपरेशन ऑफ पावर, वो सब होगा, करना तो जुडिशरी को है। अब जुडिशरी ना करेगा तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ो, 8 दिसंबर को आया था, पुराना आर्टिकल है, 10-20 दिन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो बहुत चोचले है ना गाइस, सिंपल होता थोड़ी ना। चलो, सेक्रेड ग्रोव्स डन। अब हम देखेंगे टाइगर और वो वाला किधर गया। चलिए भाई, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट कॉरिडोर। चलिए ऐड करता हूँ यहाँ पे, रुको। ओके, लेट्स ऐड हियर ओनली। ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट आवर एलिफेंट कॉरिडोर्स। चलिए पहले हम एलिफेंट कॉरिडोर्स देखेंगे। क्या होता है एलिफेंट कॉरिडोर? कॉरिडोर क्या होता है? एक पैसेज में एक रास्ता। ब्रेक चाहिए क्या? चलो ले लो, चलो जाओ देख लो, टेक 10 मिनट्स, जाओ। 7:25 पे मिलते हैं, फिर एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस। इतना करेगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं आज। 7:25, ताड़ाताड़ी, छेती छेती करो, फटाफट, जो चाय कॉफी जो लाना है पीना है जो करना है करो। सिगरेट ब्रेक, ये ब्रेक वो ब्रेक, डू इट ऑल फटाफट। तब तक हम अपना पानी का जुगाड़ करते हैं। राइट बेस्ड अप्रोच बताइए रवि, राइट बेस्ड अप्रोच। अरे चलेगा कुछ स्टूडेंट्स, आने दो 5 मिनट रुक जाओ गाइस। लास्ट वाली स्लाइड देखिए, पहले राइट्स बेस्ड अप्रोच समझो, क्योंकि ब्रेक चल रहा है तो मैं आराम से इजीली समझा देता हूं। देखो, राइट्स बेस्ड अप्रोच में हम कहते हैं कि इवेंचुअली आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों के राइट्स को पहले आप नॉन नेगोशिएबल कर दो। ठीक है, राइट्स आर नॉन नेगोशिएबल, वो आप तोड़ नहीं सकते। अब जो भी आपका स्ट्रेटजी है, लोगों के राइट्स को छेड़े बगैर आपको स्ट्रेटजी बनाना है। तो अब इस बेस में क्या कह रहे हैं कि ये रहा मेरा सेक्रेड ग्रोव, यहाँ पे रहते हैं हमारे फॉर एग्जाम्पल विलेजर्स, कम्युनिटीज रहते हैं। तो इसका जो भी प्रोटेक्शन का आप पॉलिसी बनाओगे, जो भी तरीका बनाओगे, वो इनके साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कल के दिन कोई ऐसा फॉरेस्ट सेक्रेटरी आया आप में से कोई, और वो कहे कि एक काम करो, ये जितने हैं ना गांव वाले, इनको सबको निकाल फेंको वहां से, हम उसको नेशनल पार्क बनाएंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस आ गया, रिलीजन आ गया। इवेंचुअली फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक देवता एग्जिस्ट करता है इधर। समझ रहे हो? तो आपको उन सेंसिबिलिटीज को साथ में लेके चलना है। वो चाइना वाला यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं चलेगा कि लोगों को वहां कॉलर से उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हो, वो नहीं कर सकते आप। दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट्स बेस्ड अप्रोच इज योर राइट्स आर नॉन नेगोशिएबल, उसके बाद हम स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। गेट इट? सुनो मुझे 2 मिनट में पानी भर के आता हूं, मेरा पानी खत्म हो गया, फिर हम चालू करते हैं। दिमाग में वे फॉरवर्ड नहीं आता शुभांजलि, एक बार चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिया ना बेटा, उसके बाद आपको बस वे फॉरवर्ड इज द सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस। ग्राउंड रूल, चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिया, मन ही मन सोचते चलोगे हर चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है, वो आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा। डन, फिनितो। मीडिएवल हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है सर। अरे रिकमुन, आप सच में अच्छे, बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, मेरे से तो ना हो भाई। चलो मुझे 2 मिनट में पानी भर के आता हूं। लास्ट वाली स्लाइड खोल के जाता हूं, आप देख रहे हैं। 1 मिनट, लास्ट वाली स्लाइड काफी लोग पूछ रहे थे, ये लीजिए, तब तक हम पानी भर के आता हूं। 2 मिनट।
अगर आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए एग्जैक्ट टाइम पे आए। शुक्र है, मीडिएवल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग तो बुरा मान जाते हो, मुझे बस अच्छा नहीं लगता हमसे ना हो पाई। ओके, व्हाट वर वी डूइंग, एलिफेंट कॉरिडोर्स। चलिए शुरू करते हैं। पूरा ही डिस्कशन कर डालते हैं एलिफेंट्स का, क्या ही कॉरिडोर सिखा हुआ, पूरा चीज सिखा दूंगा। ग्रामथन, ओके, हमको नहीं पता था। आई लव जियो इनको, हमको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पसंद है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तुम रात में 2 बजे भी हमसे सॉल्व करा लो, कर देंगे, बाकी सब में थोड़ा सोचना पड़ता है। वैसे जब तक बाकी लोग आते हैं, नहीं काफी लोग गए हुए हैं, अराउंड 50 पीपल 60 पीपल। मैं आपको एक बात बताऊं, सिविल सर्विस के लिए कोई 2 या 3 सब्जेक्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। आइडियली अगर आप पेपर ट्रेंड्स देखोगे तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट वो 2 सब्जेक्ट बनते हैं जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। ठीक है, तो मैंने कॉमन सेंस लगाया था, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैंने अपना स्ट्रॉन्ग बनाया था, व्हिच इज व्हाई साल प्रीलिम्स प्रॉब्लम कभी नहीं था। ठीक है, मेंस अगर डिफरेंट अप्रोच चाहिए, पर प्रीलिम्स का अगर इशू हो रहा है ना, 2-3 सब्जेक्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग बना लो। समझ रहे हो जानवी, आपकी मम्मी को नमस्कार करिएगा प्लीज, समझ रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगे, एनी एनी सब्जेक्ट। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता था, ये इंटरेस्ट था मुझे, ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट लिंक है ज्योग्राफी से, तो वो मेरे लिए आसान था। जो भी आपको पसंद है, आपको मीडिएवल मीडिएवल हिस्ट्री अच्छा लगता है, एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि आपको रात में 2 बजे उठा के मैं पूछूं कि हां भाई इसका आंसर बताओ मुझे, आप दे दोगे मुझे, यू विल गिविंग मी द आंसर करेक्टली विदाउट ऑप्शंस। क्वेश्चन आप अपने आप को कब बोलते हो कि मैं एक्सपर्ट हूं सब्जेक्ट में, अगर आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, तब आप समझो कि हां अब मास्टरी है मुझे सब्जेक्ट में। अगर आप सोच रहे हो ना कि अच्छा मैं ऑप्शन से सॉल्व कर लूंगा, तब मास्टरी नहीं हुआ। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन से सवाल मत सॉल्व करो, इस साल जिन लोगों ने अपियर किया था वो आपको अच्छा से बताएंगे। ऑप्शनल के भरोसे जाओगे तो आप अपना साल किसी और के भरोसे जा रहे हो, वो मत करो, आप अपने हाथ में रखो अपना डेस्टिनी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एलिफेंट्स का देखते हैं। पहले हमको ये बताओ, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे कब चलता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? इंडिपेंडेंस डे के आसपास होता है, 12 अगस्त। अरे आकाश भाई, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, प्लीज ऐसे ना करो, थैंक यू, सीरियसली आकाश भाई, थैंक्स। 12 अगस्त लिखो, पहले थोड़ा सा बेसिक्स, उसके बाद हम पूरा एलिफेंट्स और टाइगर्स का आपको आज हम अ से अलंकार सब समझा देंगे। चलिए, नंबर 1 वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। ओके, नंबर 2 एलिफेंट्स के कितने सब स्पीशीज होते हैं फ्रेंड्स? जैसे हमने टाइगर का उस दिन देखा, हाँ, कि कैस्पियन स्पीशीज, जावा स्पीशीज, बाली स्पीशीज, हाँ ये मेरा लुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। एलिफेंट्स के कितने हैं? 2। एक तो चलो इंडियन एलिफेंट है, दूसरा कौन सा होगा? अफ्रीकन एलिफेंट, और भी कोई एलिफेंट होता है क्या? बताओ। नहीं नहीं, एक्सटिंक्ट वाला नहीं, जो है अभी, थाई थाई वाला जो कह रहे हो ना आप, आशीर्वाद एकदम सही कह रहे हो, थाई नहीं कहेंगे उसका, जो सब स्पीशीज का नाम है वो लिखिए पहले। 3 सब स्पीशीज होते हैं एलिफेंट्स के, लिखिए 3 सब स्पीशीज। ठीक है, एक अपना इंडियन छोटे कान वाला, ठीक है, एक अफ्रीकन बड़े कान वाला, और एक जो हम कहते हैं सुमात्रन। ठीक है, 3 सब स्पीशीज फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है, और एलिफेंट्स को हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है, इनके इंट्रोडक्शन या इनके रिमूवल से किसी और स्पीशीज के लिविंग पे डायरेक्ट अटैक होगा, डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, किस स्टेट में हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स एलिफेंट्स का? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया? असम? नॉट रियली, नॉट असम, कर्नाटका, केरला, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, लेट्स राइट डाउन हाईएस्ट कंसंट्रेशन, लिखो इधर, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। मैं आपको टॉप 3 या टॉप 2 स्टेट्स बता दूं क्या? सारे हेल्प हो जाएगा आपको एक ही बार में। सॉरी सॉरी गाइस, माय गॉड, मैं गला बैठ गया एकदम। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलते हैं? जिनका नो ऑडियो वीडियो है प्लीज रिलॉन्च करिए गाइस, स्पीड बढ़ाइए क्लास का। अरे जमीन, आपको क्या करना है, हमको ये बताओ, आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से फर्क है या आपको एक्चुअली में सीखना है सवाल कैसे लगाना है? क्योंकि सवाल जहां से आते हैं वही करते हैं। जमीन, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जो लोग स्पीड को लेकर चिंता कर रहे हो ना, वो आपका टेंशन नहीं है, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स होते हैं? मध्य प्रदेश, ट्रेन पकड़ना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फाइन, वी विल राइट दैट टाइगर वन। नंबर 5, स्पीड का फर्क मत करो, ध्यान करो अंडरस्टैंडिंग का सवाल लगाना है आपको। ओके, आईयूसीएन स्टेटस इन इंडिया क्या है? इंडिया में आईयूसीएन स्टेटस हमारे इंडियन एलिफेंट का क्या है? इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड? लिखिए। ठीक है, और एक और चीज लिख लो यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, एंड ऑफ द क्लास वी विल डू दिस ओनली आज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, डोंट वरी, पर उसका शेड्यूल 1 में वो आपको सब पता चलेगा, शेड्यूल 1 2 3 क्या होता है सब बता दूंगा मैं आपको। अब आओ मेन मुद्दे पे, एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? हाँ भाई, व्हाट इज एन एलिफेंट कॉरिडोर देन? फॉर एग्जांपल ऑप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, हमको बताना सही कौन सा गलत कौन सा। बताओ, एलिफेंट कॉरिडोर में क्या हमेशा फॉरेस्ट होगा? गुड, लिखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं ना जमीन, या जो लोग जिनको लग रहा है स्पीड स्लो कर रहे हो, आप जब सवाल लगाना शुरू करोगे आप देखोगे कि स्पीड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग से फर्क पड़ता है। स्पीड तो खरगोश की भी फास्ट थी, कहां फर्स्ट है वो? ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर समटाइम्स फॉरेस्टेड, ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, इट्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज समटाइम्स फॉरेस्टेड,
okay, and that connects larger habitats of elephant population. देख लो, see, connects larger habitats of elephant population. ठीक है, हमारे elephant corridors देखोगे, highest number of elephant corridors कहाँ पे है? Which state has the highest or which area or region has the highest number of elephant corridors? Highway for elephants is correct. Everyone's doubts is visible, friends. Don't worry. ठीक है, बट मेरी डाउट थोड़ी देर में करते हैं ना, थोड़ी देर में. हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ है? अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स कहाँ मिलेंगे? बताओ मुझे, सब रीजन वाइज बताओ. जो लोग साउथ कह रहे हो ना, आप वही मिस्टेक कर रहे हो जो यूपीएससी आपसे करवाना चाहता है. समझ लो, जो आप इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हो ना कि हाँ भाई उधर में सबसे ज्यादा एलिफेंट का पॉपुलेशन है तो कॉरिडोर भी उधर सबसे ज्यादा होगा, इंस्टिंक्ट फॉलो मत करो, दिमाग लगाओ. लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स. नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द हाईएस्ट, आई थिंक 22 एलिफेंट कॉरिडोर्स यहाँ पे है. ठीक है, सबसे ज्यादा 22. ओके, उसके बाद 20 ईच इन साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया. साउथ इंडिया में 20, सेंट्रल इंडिया में 20, और थर्ड रैंक पे आता है हमारा, आई थिंक इट इज नॉर्थ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे करीब 16 या 14 के आसपास. नंबर इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल. ठीक है, अब प्रॉब्लम देखो क्या होता है. एलिफेंट्स फर्स्टली बहुत हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं और इनका मेमोरी जो होता है ना, ये जनरेशनल मेमोरी होता है. ध्यान देना फ्रेंड्स, टोटल नंबर 84 एलिफेंट कॉरिडोर्स का लिख लोगे किसी भी जरूरत है तो. 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं. ठीक है, 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन. ओके, ठीक है, रोन गुड. 88 वाज द लास्ट वन. लेट मी जस्ट चेक वंस, एक मिनट मुझे चेक करने दो. दड़ाओ. अच्छा, 2010 में 88 था, अब 150. ठीक है, इसको चेंज करिए, 150. टोटल 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पे लिखिए. नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था? पॉइंट 7 पे लिखो. फिर आपको हम बताएंगे सीन क्या है एलिफेंट्स का. ओके, ठीक है, अब आप चीज देखो. दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन एनफ. नाउ लुक एट इट. फर्स्टली एलिफेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया, दे फॉलो द मैट्रियार्कल ऑर्डर. पता होगा मैट्रियार्कल ऑर्डर क्या होता है, सबने देखा है वो मनी हाइस्ट, लेट द मैट्रियार्की बिगिन. 150 है बाबू, फॉर श्योर. मैं चेक कर लूं क्या? रुको, मैं अभी चेक कर लेता हूं एलिफेंट कॉरिडोर का नंबर, पर मेरे ख्याल से 150 है. एलिफेंट कॉरिडोर पीआईबी सर्च कर लो, बस काम खत्म फ्रेंड्स. बाकी वो क्या पढ़ना है अपना, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट देखो, काम खत्म. एलिफेंट कॉरिडोर पीआईबी, यहाँ तो 183 दिखा रहे हैं. नहीं भाई, इतना तो ना होगा. ओके, फाइनल चेंज क्या बताया है मिनिस्टर साहब ने, देख लेते हैं. ओके ओके, गज गौरव अवार्ड 12 अगस्त, नेशनल हेरिटेज एनिमल. ठीक है, हाँ, द रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ डिटेल्स पर्टेनिंग टू 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया विद करेस्पॉन्डिंग मैप्स. कब का है ये? परफेक्ट, इस साल का ये देख लेते हैं अभी. ओके, विल चेक द नंबर. मैं आपको नंबर बता दूंगा रिगार्डलेस. लेट्स गेट ऑन दैट. मैं नंबर चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा. एलिफेंट्स में पहले लिखिए मैट्रियार्कल ऑर्डर. ओके, उसके बाद दूसरा लिखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी, और यहाँ पे लिखो ऐसे इंटर जनरेशनल मेमोरी. और इसको करिए लाल से नोट, इसको करिए लाल से नोट. इसका अर्थ क्या हुआ इंटर जनरेशनल मेमोरी? मुझे बताओ फ्रेंड्स. 150 हम चेक कर लेंगे, एक बार चेक करके बता देंगे. नहीं पता मैट्रियार्कल ऑर्डर? अरे आशिन देखिए, अगर घर में या किसी एनिमल प्रजाति में, फॉर एग्जांपल लायन, हाँ, आप क्या देखते हो? वो लायन ऐसा दिन भर चिल कर रहा है, लायनेस है जो हंटिंग वंटिंग कर रही है, बच्चों को देखभाल कर रही है. वो क्या हो गया? पैट्रियार्कल ऑर्डर. किसके हाथ में पावर है? फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या कहते हैं? पैट्रियार्कल ऑर्डर. ठीक है, पुरुष प्रधान समाज कहते हैं ना हम. तो पर वहाँ पे एलिफेंट्स में ऑपोजिट देखते हो आप. वहाँ पे मैट्रियार्की मतलब जो फीमेल एलिफेंट होगी, शी होल्ड्स द पावर. ठीक है, और आप एक चीज देखो, एलिफेंट्स का जो झुंड होता है या एलिफेंट एज एन इंडिविजुअल, उसके पास होता है इंटर जनरेशनल मेमोरी. अब इसका अर्थ क्या हुआ? फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है और इस एरिया में, ठीक है, मान लो ये पूरा एरिया फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो 1000 किलोमीटर का एरिया. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एलिफेंट्स मिल रहा है. ओके, और पानी का स्रोत मान लो इधर है. 1895 में जो एलिफेंट यहां से यहां गया होगा, वही एग्जैक्ट रास्ता 2023 का एलिफेंट भी फॉलो करेगा. इसको कहते हैं इंटर जनरेशनल मेमोरी. मतलब उनको कोई बताया नहीं है, उनका इंस्टिंक्ट उनको बताता है कि हाँ हमें उधर जाना है. जिसे हम और आप समझते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज जिसे हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी, मुझे जब एक बार आई रिमेंबर बचपन में, वो ऐसे कुछ कीड़े ऐसे देखे उन्होंने, हाँ, सॉइल में. उन्होंने कीड़े देख के बोला मुझे कि देखना कल परसों में बारिश हो जाएगा. जबकि ऐसा चकाचक धूप था बिहार में, पर उन्होंने कुछ ऐसे कीड़े देखकर बोल दिया कल परसों में बारिश हो जाएगा. तो वो क्या, वो कोई ऐसा आईसीआर का तो साइंटिस्ट थे नहीं वो, पर एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता है जो आपको पूर्वजों से मिलता है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को. पर एलिफेंट्स somehow have that embedded in them, उनको रहता है इधर. अब उसका प्रॉब्लम क्या हुआ गाइस? क्योंकि उनके पास इंटर जनरेशनल मेमोरी है, व्हिच इज व्हाई अब देखो इस एरिया में आपने अर्बनाइजेशन कर दिया, इस एरिया में आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया. अब एलिफेंट को जाना है उधर ही पानी पीने के लिए या जो भी पर्पस के लिए, मीटिंग पर्पस के लिए. ठीक है, अब उधर से जा रहा है, तो ये इसका कॉरिडोर बना हुआ है, पर आपने अपना सामान यहाँ पे रख दिया, ब्रिजेस बना दिए, घर बना दिए, ये बन गया, रेलवे लाइन बन गया. उससे क्या हो रहा है? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट.
यशराज आप शायद कुछ इधर उधर टाइप कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, नेवरलेस समझ रहे हो, आर यू गेटिंग इट? द मेमोरी पासेस ऑन, यू करेक्ट शिवानी, समझ रहे हो? ठीक है, सो दिस एसेंशियली, ये देखो, ये एक हैबिटेट 1 है, ये एक हैबिटेट 2 है। ये रास्ता जो हाईवे जो कनेक्ट कर रहा है, जो इंटरजेनरेशनल हाईवे है, पहले से चला रहा है वो हाईवे, उसको हम कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। अगर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण देखना है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, चलो लेट्स लुक एट दिस वीडियो। डोंट वरी, हम स्लो जा रहे हैं फास्ट जा रहे हैं, वो मेरा हेडेक है फ्रेंड्स, आपका सिलेबस कंप्लीशन इज हमारा रिस्पांसिबिलिटी, ओके? और वो कैसे करना है वो मैं करूंगा। एलिफेंट रेलवे लाइन, नेवरदलेस वो हटा दिया वो वीडियो, बट नेवरदलेस ये वीडियो देखिए थोड़ा आफ्टर दिस एड, व्हाट यू विल सी इज कि अब क्योंकि रेलवे लाइंस एग्जिस्ट करती हैं या हाईवेज एग्जिस्ट करते हैं तो उनको बाधा आ रहा है, ठीक है? उसके चलते अब क्या हो रहा है, एक एग्जांपल महानंदा नेशनल पार्क का मैं आपको दूंगा, नॉर्थ बंगाल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सिलीगुड़ी के पास में, आई थिंक ये वहीं का फोटो है मोस्ट लाइकली, सरकार साहब वहीं के होंगे, ये फोटो देखो आप, यू सी ये दोनों साइड थिक घना जंगल है, और आप देखोगे सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी से कुछ बिहार या न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार, एकदम असम बॉर्डर आप पहुंच रहे नॉर्थ बंगाल के, उस जंगल के बीचों बीच आपका रेलवे लाइन लगा हुआ है। आए दिनों आपने न्यूज पढ़ा होगा कि कोई ट्रेन आया और उसने एलिफेंट्स को धक्का मारा और 2-3 एलिफेंट्स वहां मर गए, एटलीस्ट मैं जब प्रिपेयर कर रहा था वो न्यूज बहुत आता था। आर यू सीइंग इट? आर यू फॉलोइंग दिस? दिस एसेंशियली इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जिसकी हम बात करते हैं, या हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, यही तो है। आपका कंटीन्यूअस फॉरेस्ट है, देखो कितना इकोसिस्टम रिच है उधर का, सब कुछ है, पीकॉक ये वो, और ये ट्रेन जा रहा है देखो। तो इसको अब देखो, इसका प्रॉब्लम कहां हो रहा है, लेट्स लुक एट दिस, एलिफेंट नॉर्थ बंगाल, आप कोई भी न्यूज़ सर्च करोगे ना एलिफेंट नॉर्थ बंगाल का, आपको एक ही न्यूज़ दिखेगा उधर का, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं माय फादर वर्क हियर, ओके, सो आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड। देखो, अब मुझे बताओ कहां से कहां जा रहा था एग्जैक्ट, आपको पता होगा, अलीपुरद्वार टू सिलीगुड़ी, मतलब आपके कौन-कौन से नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस कर रहा है, जल्लापाड़ा, गोरुमारा, महानंदा, चापरामारी फॉरेस्ट, वो सारा का सारा आपका रेलवे लाइन से भरा पड़ा है। एक कॉरिडोर है, एक कंटीन्यूअस था आपका वो रास्ता, इंटरजेनरेशनल हाईवे, उस पे हमने जाके अपना हाईवे चढ़ा दिया। यू आर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल गोपाल, सो यू मस्ट नो वेरी वेल राइट नाउ, ओके? अब इससे लड़ने के लिए क्या-क्या किया गया मुझे बताओ? कितने लोगों ने सुना है प्रोजेक्ट बी के बारे में? क्या आपको पता है एलिफेंट्स जो है मधुमक्खी की आवाज से डर जाते हैं? डू यू नो दिस? नहीं होता उनसे, मधुमक्खी का आवाज सुनते एलिफेंट पगला जाएगा, वो अपना छोटा सा पूंछ लेके इधर-उधर भाग जाएगा। तो उसी नॉलेज का हमने फायदा उठाया, हमने बेसिकली भारत रेलवेज ने, इंडियन रेलवेज ने निकाला है प्रोजेक्ट बी, ठीक है? अब देखो क्या होता है, लेट्स राइट, चलो लिखो थोड़ा, मैं बता रहा हूं आपको अभी, यू कैन राइट एनी आंसर ऑन एलिफेंट आफ्टर दिस, लिखिए उधर, ठीक है? एफर्ट्स टू मिटिगेट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट फॉर एलिफेंट्स, वो लिखेंगे हम, ठीक है? प्रोजेक्ट बी या प्लान बी, सबसे पहले एफर्ट्स टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आईएफएस वगैरह का एग्जाम देते हो तो आप देखो इसमें आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले लिखिए वहां पे प्रोजेक्ट बी, और यहां पे लिखो सबसे पहला बात, देखो याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है, एलिफेंट्स डोंट लाइक द बजिंग साउंड ऑफ बीज, ठीक है? लिखो उधर, एलिफेंट्स फियर द बजिंग ऑफ बीज, बीज का जो आवाज होता है, बस उसी से हमने क्या किया, पॉइंट ए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्पेसिफिकली आप देखोगे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, जो कि दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वो सब का देखता है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, उन्होंने ये प्लान बी बनाया, उसमें क्या है, यू विल सेट अप डिवाइसेस, ओके, दीज डिवाइसेस दे विल एमिट द बजिंग ऑफ द बी साउंड, ठीक है? आप बजिंग ऑफ द बी का साउंड निकाल रहे हो, ओके? तो व्हाट इज हैपनिंग, एलिफेंट मूव्स अवे, thus less casualty. Am I audible now? अब ठीक है? Yes, yes, I'm here, friends. मैं तो कहाँ जाऊँगा? I'm here only. अब ठीक है? No class, नहीं क्लास है, क्लास क्यों नहीं होगा? अलग हो आप लोग। No class. Still lagging. All okay after refresh. Refresh कर लो guys. Refresh कर लो एक बार. All clear? Good. Refresh guys. NFR is North Frontier Railway. North Frontier Railway. रेलवे के जोन्स आपने पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी में? करेक्ट? आपको रेलवे जोन्स के बारे में तो पढ़ाया गया होगा ना? कौन-कौन रेलवे, ये रेलवे, वो रेलवे। मैं सब कुछ समझा देता हूँ शुरुआत से। होगा शिवांग, सब कुछ होगा? ओके, लिखिए यहाँ पे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो प्रोजेक्ट बी में क्या है फंडामेंटल बेसिस, क्योंकि एलिफेंट्स को बीज का आवाज पसंद नहीं है, तो उसके बेसिस पे एक डिवाइसेस बनाए गए, और वो डिवाइसेस बजिंग ऑफ बीज का साउंड निकालते हैं, ठीक है? ऑन व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ ऑफ दैट बजिंग ऑफ द बीज का साउंड कमिंग, द एलिफेंट क्लियर्स द ट्रैक, वो ट्रैक से हट जाता है, करेक्ट? द फर्स्ट सैंपल मतलब द फर्स्ट ऑफ दिस प्लान बी, इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था नियर गुवाहाटी, ओके? पर प्राइमरीली किस जगह को एड्रेस करने के लिए है ये, वो नॉर्थ बंगाल का वो एरिया, सिलीगुड़ी से लेके अलीपुरद्वार का वो एरिया, ठीक है? न्यू जलपाईगुड़ी बेसिकली कहते हैं, अगर आप कभी दार्जिलिंग घूमने गए होगे आपने देखा होगा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आता है, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टिल अलीपुरद्वार एक कंटीन्यूअस स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट है। इनफैक्ट अलीपुरद्वार के बाद भी आप जब उस साइड घुसते हो तो आप देखते हो मानस सेंचुरी आपका शुरू हो जाता है कुछ देर बाद। ये क्या हो रहा है, दे आर लार्ज हैबिटेट्स ऑफ एलिफेंट, और बीच में उनका रास्ता था, पर आपने बना दिया रेलवे लाइन, हाँ ये ब्रिज वो ब्रिज फलाना ढाबा ये वो, तो अब क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्लान भी लाया गया, वो बजिंग ऑफ द बीज निकालता है ताकि आपका एलिफेंट हट जाए। गुस्सा है तो क्यों नहीं हट सकता है? 100% साइड साइड, आई विल सॉरी लिखो लिखो लिखो, ठीक है? लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आपको बताएंगे क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं आज तक। नंबर 2, समझते चलो गाइस,
सी पॉइंट लास्ट वर्ड, 10 लेस कैजुअलिटी, कम एलिफेंट्स मरेंगे ना मेरे फ्रेंड्स, दैट इज इट, लेस कैजुअलिटी। ओके, अब हमको बताओ व्हाट आर द अदर स्टेप्स, कैन समवन टेल मी? किसी ने एआई का बेस मुझे कुछ कहा था, वो हम करेंगे, पर उससे पहले एक और देखो, माइक प्रोग्राम, इसके बारे में लिखिए, माइक प्रोग्राम। ठीक है, माइक प्रोग्राम इज टू डू विद मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, फुल फॉर्म इसका यही है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ओके, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, साइट्स के अंदर आया था, डोंट वरी अगर आपको साइट्स नहीं पता हो, यहां पे बस लिख लीजिए मैंडेटेड बाय साइट्स, ये अगला वाला कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है, मैंडेटेड बाय साइट्स। ओके, एंड दिस इज टू डू विद एसेंशियली कैपेसिटी बिल्डिंग। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेंड्स? ये सब शब्द आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? साइट्स का अर्थ मैं बताऊंगा आपको, एक प्रोजेक्ट गजराज भी है वो भी लिखेंगे, गज महोत्सव, गज उत्सव, बहुत कुछ होता है, पर मुझे बताओ कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है? साथी मेरा साथी इज करेक्ट, करेक्ट, गुड, बढ़िया। व्हाट इज कैपेसिटी? ऐसा सोचो, नहीं नहीं देखिए, थोड़ा सा फंडामेंटल है, इसलिए तो मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको ऐसा स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ा दूंगा ना, आप कुछ नहीं समझोगे, दिलचस्प समझोगे आप, बाद में मुझे गरियाओगे बैठ के भर के। देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग होता क्या है? ये शब्द काफी दफा आपने सुना होगा, हर आंसर में जो भी टॉपर के नोट्स होंगे आपने देखा होगा, कुछ कुछ शब्द वहां लिखे रहते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिलियंस, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी, फलाना फलाना, वो सब शब्द लिखते हैं। इसका अर्थ क्या, पहले ये समझते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। सिंपल तरीके से समझो, आप लोग सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हो, करेक्ट? आपको क्या क्या चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने के लिए? आपको चाहिए एक हाउस जहां प्रिपेयर करोगे, आपको चाहिए इंटरनेट, आपको चाहिए बुक्स, आपको चाहिए फूड, कोचिंग, क्वेश्चंस, करेक्ट, और 100 रुपए आपको अप्लाई करने के लिए, यही है ना? ये सारी चीजें हुए तो आप सिविल सर्विस अप्लाई कर सकते हो ना? हाँ, इंटरनेट डिवाइस, ठीक है भाई, सब कुछ समझ सकते हो, भावनाओं को समझो गाइस, कोचिंग आ गया, भावनाओं को समझो, मामला समझो, ये सारी चीजें हो गई तो आपको मोर और लेस सब कुछ वो है उपलब्ध जिससे कि आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, करेक्ट? ग्रेड डिग्री है वो सब कुछ, ठीक है, फाइन। अब कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है कि अगर मैं इंडिविजुअली ये सब में इन्वेस्ट करना शुरू करूं तो मैं कहूंगा कि आई एम बिल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है? तो वही सोचो, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको चाहिए होता है फाइनेंस, आपको चाहिए होता है पर्सनल या पीपल, और कुछ चाहिए होता है मुझे बताओ, जो भी आपका सामान है। तो अगर आप सोचो आपके पापा या आपके मदर जाके आपको फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर ला के देते हैं, तो क्या हुआ? आपने अपना कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, अब आप बेटर प्लेस्ड हो कल के मुकाबले सिविल सर्विस के लिए कि हाँ भाई मैं फट से प्रिंट लेके अपने नोट्स में जोड़ सकता। मे बी कल के दिन आपके ग्रैंडफादर आपको एक एप्पल का आईपैड देते हैं, एप्पल का आईपैड का आईपैड देते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? यू हैव अ बेटर डिवाइस नाउ, कैपेसिटी बिल्डिंग आपका और बेटर हो गया, आपका कैपेसिटी टू डील फॉर द एग्जाम बेटर हो गया, बस। तो ये प्रोजेक्ट माइक क्या करता है? एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उनमें पैसा लगाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, भाई प्रोजेक्ट बी का किसी साइंटिस्ट ने तो सोचा होगा, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला तो सोचेगा नहीं, हम और आप तो सोचेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही, हम लोग तो सरकारी बाबू बनने वाले हैं। कोई स्पेशलिस्ट सोचा होगा, उसको तनख्वाह देनी पड़ी होगी, उसको रॉ मटेरियल का सामान देना पड़ा होगा, वो कौन से पैसा आएगा? तो वही आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंस हो, पर्सनल हो, ट्रेनिंग हो, ये सब है कैपेसिटी बिल्डिंग, समझे फ्रेंड्स? वो सारी चीजें जिससे कि आपका एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर हो जाए। अब दैट इज नॉट टू से कि कोई सिविल सर्विस स्टूडेंट जिसके पास इनमें से ज्यादातर नहीं हो वो नहीं कर सकता यूपीएससी, ठीक है? पर आपका एबिलिटी, आपका पोजीशन थोड़ा बेटर है उससे, ऑब्वियसली हार्ड वर्क मैटर करता है। लास्ट में हो सकता है कि आपको सब कुछ मैंने दे दिया और पढ़ाई नहीं किया और कोई नीचे तबके का लड़का पढ़ के आगे निकल गया, वो मेरिट का बात अलग है, पर एक प्रिविलेज की बात, एक सोर्सेज की बात, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, गॉट इट? तो आप देखो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ माइक प्रोग्राम में ये लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ये फॉरेनर लोग क्या कर रहे होंगे? ये ट्रेनिंग देते हैं भाई, ठीक है? इनके यहाँ वैसे टाइगर ज्यादा है नहीं पर ज्ञान भर के देते हैं ये लोग, हम लोग सुनते हैं क्योंकि पैसे दे रहे हैं, ठीक है? हमारी ट्रेनिंग देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल सेटअप देंगे वो कि हाँ भाई ये इंस्टीट्यूशन बनाइए आप लीगल के लिए, ये इंस्टीट्यूशन बनाइए पॉलिसी के लिए, ये इंस्टीट्यूशन बनाइए रिसर्च के लिए, ठीक है? आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है? आपका एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक पैसा दे रहा है आपको, वो सारे क्या इंस्टीट्यूशंस है ताकि आपका ऑन द ग्राउंड काम ठीक से चल सके, दैट इज इट, यही है कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या आप अपने शब्दों में लिखोगे? प्लीज लिखो इसको, ये लिखिए इसको, ये कॉन्सेप्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग बहुत यूज करते हैं फ्रेंड्स, भर के यूज होता है, इसी से बिल्ट है आपका रेजिलियंस। जितना ज्यादा कैपेसिटी है आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स का, उतना ज्यादा आप रेजिलियंस ला रहे हो अपने फॉरेस्ट में। रेजिलियंस का अर्थ क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? बताइए फ्रेंड्स, आप लोग समझ जाओगे। विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, निहारिका आप हाफ सही हो, बाउंस बैक इज करेक्ट शुभम। आप लोगों ने वो मूवी देखा है जिसमें वो रॉकी, जग्गू दादा वाला नहीं, प्रीवियस वाला रॉकी, हाँ? उसमें वो अपने बेटे से जब बात कर रहा है वो कहता है इट डज नॉट मैटर हाउ हार्ड यू गेट हिट, व्हाट मैटर्स इज हाउ स्ट्रांगली यू गेट अप। सुना है? व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस इज कि आपने एक बार धक्का खाया फिर आप उठ के खड़े हुए, वही है। नॉट जस्ट कि आपने धक्का खाया पर फिर से उठ के खड़े हुए। तो फॉरेस्ट में रेजिलियंस आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे मुझे बताओ? अगर आपको एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में रेजिलियंस लाना है कैसे करोगे आप? वो रॉकी वाला मूवी गाइस, वो जैकी श्रॉफ वाला नहीं, पहले वाला जो था, आई थिंक सिल्वेस्टर स्टैलोन था उसमें, वो अपने बेटे से जब बात कर रहा होता है, बड़ा अच्छा वो सीन है, वो बोलता है कि नो इट डज नॉट मैटर, तुमको बहुत बार लात पड़ेगा दुनिया से या अपने लाइफ पे, पर आप धक्का खा के पीछे नहीं बैठ सकते, हर बार आपको फिर से उठ के चलना है, वही है रेजिलियंस, हारना नहीं है, थकना नहीं है, करेक्ट? तो लिखिए इसको, रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड या प्रोग्रेस। तो आज हम जब बात करते हैं रेजिलिएंट इंडिया की, कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो उसको, रेजिलिएंट इंडिया, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट ट्रेनिंग, मतलब हो सकता है आपको सेटबैक्स आएंगी पर ये मतलब नहीं कि सेटबैक्स आई तो आप काम रोक दो, काम बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते चलो, जॉनी वॉकर कीप वॉकिंग, गेटिंग इट? तो आप देखो इसमें आप कैसे रेजिलियंस करोगे? सबसे पहले कहोगे आप रेलवे को कि भाई अपना स्पीड कम रखो, हॉर्न बजाते चलो, प्रोजेक्ट बी के अंतर्गत वो अपने डिवाइसेस लगाओ, वो सारी चीजें लो, और ये कहां से आएंगे? ऑल ऑफ देम विल कॉस्ट मनी, करेक्ट? तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप जाके फाइनली अपना एलिफेंट का जो फेटालिटीज है वो कम कर सको। गॉट इट माय फ्रेंड्स? क्लैरिटी आ गया कि क्या होता है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या होता है रेजिलियंस? ट्रैक बैरिकेडिंग कर सकते हो। अब आप लोग बताओ, आप लोग खुद, आप लोग फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हो फ्रेंड्स, मैं तो एक आदमी हूं, आप लोग 500 लोग बैठे, आप लोग सारे 500 एक भी सजेशन देगा, कितने सजेशन निकलते हैं? गेट इट? क्या आप लॉन्ग हॉर्न्स मारो, आप देखो कभी अगर उस फॉरेस्ट को घूमने का मौका मिलेगा, आप देखोगे वो सारे ट्रेन्स लॉन्ग हॉर्न्स मारते हैं,
जबकि ट्रेन में आप किसी भी लोको पायलट से बात करो, हर हॉर्न का एक मीनिंग होता है, 2 शॉर्ट हॉर्न्स, 1 शॉर्ट हॉर्न, लंबा हॉर्न, 2 लॉन्ग हॉर्न्स, सबका अलग-अलग मीनिंग होता है। पर उस स्ट्रेच के लिए दे आर एडवाइस कि लंबा हॉर्न मारो। व्हाई नॉट मेक इट अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन? लेकिन पर ये तो फॉरेस्टेड एरिया है, उसमें आप सोचो आप अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन मतलब आप और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हो और छेड़छाड़ होगा ना। आपको उसके उस फॉरेस्ट को काटना नहीं, आप सोचो अंडरग्राउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप माइनिंग करोगे, कुछ तो लेवलिंग करोगे, पूरा का पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर तो आपने एलिफेंट कॉरिडोर के एलिफेंट हैबिटेट ही खत्म कर दिया। करेक्ट? वहां पे आपको क्या करना है? इसी तरह के मेजर्स लेने हैं ताकि जहां तक हो सके एलिफेंट का आपको कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो रेलवे ट्रैक बनाए। गेट इट? ठीक है, फ्लाईओवर सारा कुछ वही ना, आपको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, पॉसिबल है इतना अच्छा फॉरेस्ट को आप ऊपर से फ्लाईओवर बनाओगे? कहां पे फ्लाईओवर बना हुआ है? जैसे अभी एग्जांपल है, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि फ्लाईओवर के नीचे से एलिफेंट्स जा रहे हैं। वो एक बहुत रेयर एग्जांपल है। आइडियली यू शुड नॉट बी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एलिफेंट कॉरिडोर्स एट ऑल। ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज अबाउट एलिफेंट कॉरिडोर्स। बाकी सारे जो है ना वो प्रोजेक्ट गजराज, हाथी मेरा साथी प्रोग्राम, गज महोत्सव, गज उत्सव, ठीक है, वो आपने स्टडी की बुक्स आप देखेंगे। देयर इज नॉट अ लॉट टू एक्सप्लेन पर से, सिंपल पॉलिसी मेजर्स हैं। ये दोनों आप कोट करोगे अपने आंसर। राइट अबाउट प्रोजेक्ट बी, राइट अबाउट द माइक प्रोग्राम ऑफ साइट्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम अरिंदम, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। आई होप एवरीथिंग इज ओके। सेंसर गैजेट्स लगा सकते हैं, गुड गुड। सी यू गाइस नो द आंसर्स फ्रेंड्स, आपको बस थोड़ा सा वो कांसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहता। चलिए अब टाइगर की बात कर लेते हैं फटाक से। देन लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स। ओके, अब टाइगर की बात करेंगे। चलिए टाइगर कॉरिडोर बताइए फ्रेंड्स, क्या है टाइगर कॉरिडोर का सेंस? क्या है टाइगर कॉरिडोर का? पहले तो मुझे बताओ कि टाइगर इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको इतना ज्ञान दिया आज तक टाइगर के ऊपर, इतना भर भर के बताया टाइगर के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है टाइगर? फॉर द वायबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। टाइगर से ही मेरा फॉरेस्ट का वायबिलिटी बनता है। अगर एक फॉरेस्ट में एक टाइगर मिल रहा है आपको, मतलब क्या है? द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट इज टॉप क्लास। एपेक्स प्रेडेटर, फ्लैगशिप स्पीशीज, बायोडायवर्सिटी, बहुत बढ़िया। लिखो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो टाइगर के कॉरिडोर है, सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, एक बड़ा टाइगर का हैबिटेट H1, दूसरा बड़ा टाइगर का हैबिटेट H2, उसको कनेक्ट करता है एक पतला सा रास्ता। दिस इज अ टाइगर कॉरिडोर। कोई डिफरेंस नहीं, कॉरिडोर वही होते हैं। ओके, तो मुझे बताइए कॉरिडोर्स क्यों है थ्रेट के अंदर? व्हाई आर दे बीइंग थ्रेटेंड? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। हाँ, जिसके चलते क्या क्या हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ई नहीं होगा, ई गलती से लिख दिया, प्लस हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन प्लस पोचिंग। ठीक है, देखो आपके डेवलपमेंटल प्लान्स के चलते हो सकता है कि इस हैबिटेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो टू द एक्सटेंट ये पूरा का पूरा हैबिटेट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर हो सकता है कि आप एक हैबिटेट को एक पार्ट आपने तोड़ दिया, तो क्या होता है? आपको पता है ना, टाइगर मेरा टेरिटोरियल एनिमल है। टेरिटोरियल एनिमल होता है भाई, इसलिए तो हम कहते हैं टाइगर ऑन द प्राउल। प्राउल का अर्थ क्या है? कि वो ऐसा अपना चक्कर काट रहा है अपने एरिया का। द राजा इज टेकिंग सर्वे एंड द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, माय राइट देयर इज नन टू डिस्प्यूट। भाई वो अपना एरिया में घूम रहा है, उसको आदत है कि हाँ भाई मैं पॉइंट ए बी सी डी हर रात एक चक्कर लगाता हूँ। पता चला कि यहाँ पे एक गांव आपने बना दिया, ले भाई पहला दिन टाइगर आया, एक चिकन लेके गया, दूसरा दिन एक गोट लेके गया, तीसरा दिन एक ह्यूमन को लेके चला गया, हो गया आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब मुझे बताओ इस गांव के लोग क्या उस टाइगर को पसंद करेंगे? नहीं। करेक्ट, तो आपका जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन होना चाहिए वो फट से खत्म हो गया। शुरुआत किसने की प्रॉब्लम की? ह्यूमंस ने। मरा कौन? ह्यूमंस। अब मारेगा कौन टाइगर को? ह्यूमंस। देख लो, हम ही कॉज हैं, हम ही इफेक्ट है, हम ही यहाँ पे रायता फैला रहे हैं, हम ही साफ कर रहे हैं, वो टाइगर का लेना ना देना है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, फोर्थ डे टाइगर कौन? यही होता है। दिस इज इट। वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? कोई ऐसा मैन नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मेरे वो चिकन को खा गया तो चल चल हंसिया लेके मारने के लिए, वो ना होता है। पर अगर बच्चे को उठा के ले गया, हाँ, या किसी बूढ़ी विधवा माँ को या मैन को लेकर भाग गया, खत्म, आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इनफैक्ट उसको कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट टाइगर, वो ईयर मार्क हो जाता है, उसको अलग से एकदम सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि हाँ इसको भी एकदम देना है। करेक्ट, तो अब मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ टाइगर कॉरिडोर वो सब ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बुक से देखो। एक सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, एक सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं अपना तारीफ कभी करता नहीं हूँ, पर जब मैं सुबह ये सोचा ये सवाल का, मुझे खुद को लगा कि भाई मैं अच्छा सवाल लिख दिया। तो मुझे बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? बुलेट पॉइंट्स बस हमको बताइए। टाइगर्स फेस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एलिफेंट्स फेस रिस्क ऑफ एट्रिशन। कमेंट। एट्रिशन का पता है ना लोगों को? बॉक्स में क्या लिखा है हम बता देते हैं आपको, क्या बॉक्स में लिखा है। ये एक डिस्ट्रॉय हो गया, एक हैबिटेट तोड़ दिया आपने, एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, एक हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल है। ठीक है, हमको बताइए व्हाट डज एट्रिशन मीन? एक्सटिंक्शन मींस, अरे युगल भाई हमने डोडो का इतना भी बात किया। एट्रिशन क्या होता है? किसी चीज को वीक कर देना, किसी चीज के सिग्निफिकेंस को वीक कर देना, उसको एट्रिशन कहते हैं। ग्रेजुअल रिमूवल। करेक्ट, एट्रिशन का अर्थ यही है। लिखिए, जिनको इंग्लिश नहीं अगर मतलब समझ में आ रहा है, वैसे मैं हिंदी का मेरे को वर्ड नहीं मिला, नहीं तो मैं लिखता था इधर। एट्रिशन का मतलब लिखिए, से वेयरिंग डाउन, ओके, और ग्रेजुअल लॉस ऑफ इंपॉर्टेंस। अब हमको बताओ, एक के लिए हमारा एक्सटिंक्शन का प्रॉब्लम है, एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त तो हो जाएगा। ठीक है, टाइगर्स जैसे एक टाइम पे हमने देखा था कि टाइगर इंडिया में बहुत कम हो गया था, अब बहुत बढ़िया कर रहे हैं टाइगर की कंजर्वेशन। तो मुझे बताइए, ब्रेक करते हैं सवाल को, देखो कैसे अप्रोच करोगे। टाइगर्स के लिए हम अप्रोच करेंगे, एलिफेंट्स के लिए हम इधर अप्रोच करेंगे। गाइस ध्यान दो, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने हैं, अगर आपको सफेद टॉवल वाली गाड़ी पे बैठना है तो आप ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, लेट्स गो अहेड वन बाय वन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा पॉइंट मैं कहां जोड़ूंगा। हमको बताइए थोड़ा पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इधर। लेट्स गो अहेड। टाइगर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट लेट्स आइडेंटिफाई माय प्रॉब्लम्स फॉर टाइगर। चलिए, प्रॉब्लम्स फॉर टाइगर नंबर 1, कैन आई से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन प्लस फ्रैगमेंटेशन। टाइगर के लिए ये चल रहा है, ऑफ कोर्स। करेक्ट, कैन आई से पोचिंग चल रहा है, ऑफ कोर्स। गुड, और बताइए कैन आई से ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपका कंजर्वेशन प्रोसेस डिफिकल्ट होते जा रहा है, ऑफ कोर्स। करेक्ट, और बताइए अब इसको हम एड्रेस कैसे करेंगे। चलो, चैलेंजेस हो गया, अब वे फॉरवर्ड बताओ। यहाँ पे वे फॉरवर्ड हो गया, आपके बुलेट पॉइंट्स आपने निकाल लिए, अब आपका आंसर मस्त बन जाएगा इधर।
वे फॉरवर्ड हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले क्या हम देखें इंक्रीज फोकस ऑन कंजर्वेशन। यस और नो बताओ। एनक्रोचमेंट बाय फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इज आल्सो वेरी नाइस। क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली आपका एक फैक्टर है इधर। इंक्रीज फोकस ऑन कंजर्वेशन करूंगा मैं सबसे पहले। क्या मैं साथ में स्ट्रेंथनिंग ऑफ माय एंटी पोचिंग एफर्ट्स, क्या मैं लिख सकता हूं? एंटी पोचिंग एफर्ट्स, क्या मैं इसको स्ट्रेंथन कर सकता हूं? बताइए। क्या मैं और कम्युनिटी एंगेजमेंट या अवेयरनेस में पैसा लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे गांव वालों को साथ में लेके चलना है? ठीक है। एंड नॉट जस्ट अवेयरनेस, आप उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करो कि कल के दिन अगर टाइगर आपका गाय बछड़ा कुछ भी लेके भाग जाए तो एटलीस्ट उसको आप मॉनिटरीली आप फुलफिल करो। आदमी का तो कॉस्ट नहीं दे सकते, पर आप कैटल का तो कॉस्ट दे सकते हो ना। कैन दैट बी डन? तो उससे क्या होगा? उसको गम कम होगा, उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा उस पर, प्लस उसका सपोर्ट आपके साथ रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन में उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। हर जगह फॉरेस्ट गार्ड नहीं पहुंच सकता। ठीक है। नंबर 4 मैपिंग फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग वेंसिंग तो फाइन। और बताइए टाइगर्स को कैसे करेंगे? आपको बस कमेंट करना है, मतलब आपको बस पॉइंट्स लिखना है, इसमें कुछ एनालिसिस नहीं लिखना है। मुझे बताओ। हैबिटेट कंजर्वेशन हो गया, सीसीटीवी चलिए कैमरा ट्रैप्स वगैरह लगा सकते हो। सो टेक्नोलॉजी इन कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी इन कंजर्वेशन फॉर एग्जांपल कैमरा ट्रैप। करेक्ट। अब हमको बताओ एलिफेंट का क्या क्या प्रॉब्लम है। लेट्स गो। एलिफेंट का बताइए प्रॉब्लम्स। पहला वाला सेम है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन प्लस डिस्ट्रक्शन। इसको फुल फॉर्म लिख लेना फ्रेंड्स। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन प्लस डिस्ट्रक्शन। कैन आई आल्सो से ह्यूमन एनक्रोचमेंट? हाँ, ह्यूमन एनक्रोचमेंट। नंबर 3, एलिफेंट्स को किस चीज के लिए पोच करते हैं? एलिफेंट्स का कौन सा चीज पोच पोच होता है पोचिंग के लिए? करेक्ट। प्रखर हमको बताइए। उस टीथ में क्या होता है? आइवरी। पोचिंग फॉर आइवरी। क्या रेट है इसका इंटरनेशनल मार्केट में? बाय द वे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। एज यूजुअल वो चाइनीज मार्केट में सबसे ज्यादा दाम रहता है इसका। करेक्ट। अब हमको बताइए इसका वे फॉरवर्ड। व्हाट वुड यू डू टू सेव योर एलिफेंट्स? बताइए व्हाट वुड यू डू टू सेव योर एलिफेंट्स? सेम, मोर और लेस सेम, सारा कुछ वही करोगे। आपको फर्स्टली एंटी पोचिंग लगाना पड़ेगा। मोर इंपॉर्टेंटली कैन आई राइट एलिफेंट कॉरिडोर्स शुड बी सैक्रोसैंक्ट। जैसे आज टाइगर कॉरिडोर्स को लेके इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कंट्री में। हाँ, सिमिलरली आप जानते हो एलिफेंट कॉरिडोर्स, कुछ कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो गांव के बीच से जाते हैं, कुछ कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो आप देखोगे कि रेलवे लाइन के आर-पार जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है उससे? उतना ही ज्यादा आपका रिस्क बढ़ रहा है फ्रेंड्स, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो। तो विच इज व्हाट यू नीड टू डू कि थोड़ा सा आपको कम्युनिटी बेस्ड आपको करना पड़ेगा, लोगों को साथ में लेके समझाना पड़ेगा कि देख आपका घर जो है, आपका गांव जो है एग्जैक्ट कॉरिडोर के बीच में पड़ता है, इसलिए आपका से हर बार धान या आपका घर तोड़ के चला जाता है। कैन यू रिलोकेट? ओके, अगेन लैंड बेस्ड इशू है तो बहुत सेंसिटिव इशू होगा, इतना आसान तो है नहीं, पर सजेशन देने में क्या जा रहा है, आपको तो मार्क्स लेने हैं, काम करते टाइम आप समझ लेना। ओके, नेक्स्ट लिखिए वहां पे सेम एंटी पोचिंग एफर्ट को स्ट्रेंथन करो। एंटी पोचिंग जो कि काफी हद तक हुआ है हमारे कंट्री में, एफर्ट्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे। नंबर 3 लिखिए यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। क्या है पॉइंट 3 का मतलब? हमको बताओ। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मतलब आपको जो फाइनली वो गांव को, जो भी लोगों को आपको हेल्प करना पड़ेगा, आप समझिए उनका गांव को आपको घर हटाना पड़ेगा, उनके कैटल के लिए आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, वो सब कुछ पैसा लगेगा भाई उसमें। ऐसा भी नहीं हो कि आप गांव वाले आपको बेवकूफ बना जाए, हाँ कि उसका कैटल डिजीज के चलते मर गया और वो फिर वो उधर क्लेम डाल रहा है कि टाइगर खा लिया। तो एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी चाहिए आपको। करेक्ट, तभी तो एक फ्री फेयर तरीके से आप ये सारा कुछ प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाओगे। गेट इट? स्टेक होल्डर मस्ट बी एम्पावर्ड, सागर, यू आर करेक्ट सर, बट हाउ एक्सटिंक्शन एंड एट्रिशन इज डिफाइंड? एक्सटिंक्शन इज द कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीशीज, लाइक डोडो एक भी नहीं बचेगा। एट्रिशन क्या है कि जो रोल है एलिफेंट का फॉरेस्ट में, अब उसको हम घटाते जा रहे हैं क्योंकि उसके पास एरिया ही नहीं बचा है। एलिफेंट का नंबर बहुत है, टाइगर से बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देखोगे कि एलिफेंट मेरा सिर्फ इंडेंजर्ड है इंडिया में। ओके, इवन टाइगर भी इंडेंजर्ड है वैसे तो, बट टाइगर का नंबर कम है। एपेक्स प्रेडेटर है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नंबर कम रहेगा। मैंने आपको बताया ना, पिरामिड ऑफ नंबर्स में आप देखो जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ज्यादा नंबर के होंगे। ग्रास, फिर डियर थोड़ा कम, ऊपर में टाइगर एक। तो वही, पर एलिफेंट्स क्या, दे आर नॉट एपेक्स प्रेडेटर्स। करेक्ट, तो एलिफेंट्स का नंबर ज्यादा है, तो एलिफेंट्स का वो नंबर का इशू नहीं है, पर उनका जो रोल है, द रोल ऑफ एन एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट इज मतलब अनबिलीवेबल रोल। आर यू गाइस अवेयर ऑफ द रोल? मैंने आपको डंग बीटल का एग्जांपल बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि सीड डिस्पर्सल में कितना एलिफेंट काम करता है। वो कहीं का फ्रूट खाएगा, कहीं पे वेस्ट मैटर करेगा, सो दैट पार्शियली डाइजेस्टेड सीड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, आराम से फूल जाता है। उसका डंग एक मैन्योर होता है। देख लो कितना इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो। सॉरी साइड हो जा रहा है, साइड हो जा रहा है, लिखो लिखो लिखो। अब मैंने आपको रफली 4 4 8 3 11 3 14 15 पॉइंट्स रफली मैंने आपको बताया। आज का आपका काम क्या है? आप इस क्वेश्चन के ऊपर 250 वर्ड लिख के अपने जो डैशबोर्ड वाला ईमेल आईडी है वहां पे भेजेंगे। प्लीज भेजिए फ्रेंड्स। पिछले वाले टाइम भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, आई थिंक शायद एक ही ने ज्यादा लोगों ने भेजा, 10 15 लोगों ने भेजा। आप लोग 500 के स्ट्रेंथ की क्लास में भेजिए ना, पूरा टीम यहाँ बैठा हुआ है आपका आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, जो आपके डैशबोर्ड ईमेल आईडी मैंने आपको एक आई हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क एंड द पॉइंट्स दैट यू शुड इंक्लूड। प्लीज जस्ट गो एंड राइट एन आंसर, डोंट बी स्कैर्ड। मैं किसी का आंसर इधर क्लास में नहीं पढ़ने वाला कि देखो देखो कितना भद्दा आंसर है, वो सब बाकी स्कूल और कॉलेज में होता होगा, यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट समझेंगे और सीखेंगे। हु इज स्टेकहोल्डर इन दिस कॉन्टेक्स्ट? प्रीतम, फॉर द केस ऑफ एलिफेंट्स माय स्टेकहोल्डर इज माय विलेज कम्युनिटी, जिनका कि घर डायरेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में है। ठीक है, तो उसको मुझे साथ में लेके चलना है सबसे पहले। अगर मैं उसको साथ लेके नहीं चलूंगा, आप सोचो क्या आपने वो न्यूज़ पढ़ा है कि हर बार एलिफेंट आते हैं पहले तो वो पूरा फसल खराब कर जाते हैं। हैवी एलिफेंट्स हैं, चलेंगे आपका पूरा वो टेंडर फसल टूट गया, हाँ मिट्टी के घर तोड़ जाएंगे, गाय बछड़े मार जाएंगे, एलिफेंट्स भी मार जाते हैं।
ना? तो क्या हो रहा है उससे आपका जो फॉरेस्ट के साइड पे जो लोग हैं उनका सपोर्ट चला जाएगा। वो क्यों करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मदद फिर वो क्या करेगा, फ्रूट्स में जहर मिला के रख देगा कि जब एलिफेंट्स आएंगे ये खाएंगे वो मर जाएंगे। या फिर आप देखोगे कि वो लंबे लंबे कील, ऐसे इतने लंबे लंबे कील रख देते हो अंधकार में कि वो आएगा उस पर पैर डालेगा, फिर उसके बाद इस रास्ते से नहीं आएगा, मैंने हटा दिया एलिफेंट को। लिटिल डज दैट पर्सन नो कि उसके पास इंटर जनरेशनल मेमोरी है, उसको फर्क नहीं पड़ता पैर में चोट लगा नहीं लगा, उसी रास्ते से जाएगा। तो आपको कम्युनिटी के साथ में लेके चलना है। जमीन, कैन यू गिव सम फुल वर्ड पॉइंट्स ऑफ दिस आंसर? जमीन, मैं आंसर लिख ही दूं क्या आपके लिए? मैंने आपको एकदम बहुत अच्छे पॉइंट दिए जमीन, आप एक बार ट्राई तो करो, डरो मत, लिखो ना आंसर, क्या जा रहा है? शिवम पूछो पूछो। अरे शिवम आप क्यों गुस्सा रहे हो? व्हाई डू ओनली रिप्लाई? पूछो पूछो। एवरीवन इज माय स्टूडेंट शिवम, ऐसा ना कहो। बॉम्ब इन फूड इन केरला, करेक्ट। आप सब यू ऑल नो दी ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स गाइस, कैसे विलेजर्स जाके अगर आप उनको साथ लेके नहीं चलोगे कैसे वो, हाउ टू मॉनिटर कि कैटल ने खाया या खुद ने खाया? अरे सीसीटीवी लगवाइए, गांव में अपने इन्फॉर्मेंट्स रखिए, गांव के लोग ही तो इवेंचुअली वहां पे आपके कम्युनिटी के पार्ट हैं। अगर उतना ट्रस्ट है आपके साथ, सरपंच को साथ में लेके चलिए, क्यों नहीं? ठीक है, इंट्रो में क्या लिखेंगे इसके? लिखिए ना, बोथ टाइगर एंड एलिफेंट फेस सिमिलर थ्रेट्स, ओके, हाउएवर द नेचर ऑफ द थ्रेट इज डिफरेंट। इन द टाइगर्स केस बिकॉज ऑफ द नंबर्स बीइंग लेस, it is a direct risk of extinction. In the case of elephant, because of the numbers being higher, the threat of extinction may be far off, but the threat of their importance in the role of the forest is gradually being taken away or weathering down. ये एक का आप सीधा सर्वाइवेबिलिटी की बात कर रहे हो और एक का बात कर रहे हो कि उसका इंपॉर्टेंस कम करने की। एटेंशन का मतलब क्या? इंपॉर्टेंस कम हो जाए। Why are we protecting tigers? Because they are the apex species, my friend. आपका टाइगर नहीं रहेगा तो आपका डियर का पॉपुलेशन ज्यादा, डियर का पॉपुलेशन ज्यादा मतलब घास फूस कम, मतलब आपके जो नीचे का जो पिरामिड बाय नंबर्स है वो खराब हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स सारे डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि टाइगर डियर को खाता है और डियर फिर ग्रास या जो भी लीव्स है वो कम खाता है। टाइगर हटा दोगे सिर्फ डियर ही डियर रहा, तब तो ओवर ग्रेजिंग तो वो एनिमल के साइड से हो गया, हमारे टाइगर से क्या खाएंगे? ठीक है, वी स्टॉप हियर। चलो, वी आर एनीवेज लिटिल स्लो बट दैट इज फाइन। आपको मैं आंसर राइटिंग आज करवा के रहूंगा, प्लीज भेजो अपने आंसर्स, मैं अपने कॉलीग्स को बोल के रखूंगा, जो सारे आंसर्स है वो मेरे पास ही आएंगे इवेंचुअली। आप ईमेल आईडी पे नहीं भेजेंगे क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, यू हैव टू सेंड इट टू द ईमेल आईडी दैट इज मेंशन्ड इन योर डैशबोर्ड। जिनको पता है प्लीज अपने फ्रेंड्स को गाइड कर दीजिए कि कहां पे वो मिलता है, मुझे मैंने आपने देखा नहीं एक्चुअली। व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक? स्टॉक टेक क्या होता है? रिव्यू करना। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज करती है रिव्यू करना, ठीक है? तो ग्लोबल स्टॉक टेक में क्या है कि हमने कितना अभी तक एमिशंस किया है, क्या हम अपने टारगेट पे हैं? ऑब्वियसली टारगेट पे तो नहीं, बहुत दूर है टारगेट से, टारगेट इज लाइक अ डॉट टू अस राइट नाउ। और हमें क्या क्या करना चाहिए कि टारगेट के आसपास पहुंच सके, वही है ग्लोबल स्टॉक टेकिंग जो कॉप 28 में हुआ इस बार। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड दिखाओ, लो देखो माय फ्रेंड, आराम से देखो, आप ही का है हजूर, लीजिए। ये है क्या फर्स्ट स्लाइड आपका? हाँ, चलो मिलूंगा मैं आपसे कल शाम 6 बजे सेम टाइम। कल हम शुरू करेंगे अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगा कल आपका। फाइनली हम संडे मंडे जब भी आपका क्लास लगता है उसके बाद से अपना नेक्स्ट सेक्शन चालू होगा जिसमें हम वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स इजी वाला साइट्स में करेंगे। कल का है वो, कल का एजेंडा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आएगा वो, ठीक है। चलो बाय गाइस।